कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी शिप से, जिसमें एक लड़की थी जिसको कि स्विमिंग करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, और वो भी एक बहुत बड़े ओशन में। पर प्लांटेशन 13 जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर कोई ओशन नहीं है और उसे अपना टेस्ट भी पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद एक लड़का हीरो वो थोड़ी दूर आया हुआ था। उसके पास अपने दोस्त का मैसेज आता है जो उसे वापस आने कह रही थी, क्योंकि कहा गया है कि वो यहाँ पर रह सकता है। हीरो को फिर वहाँ पर एक इंजर्ड बर्ड दिखता है और ख्याल आता है कि जो बर्ड्स कभी उड़ नहीं सकते हैं उनका क्या होता है, क्योंकि हीरो का हाल भी अभी कुछ ऐसा ही है, पर वो कैसा है हमें आगे पता चलेगा। इतने में वो बड़ी सी शिप प्लांटेशन 13 में उतरती है। दूसरी तरफ हीरो के जो टीममेट्स थे वो उसी लड़की की बात कर रहे थे जिसको कि हम लोगों ने शिप पर देखा था। उसके सर पे सींग है और कहा जाता है कि जो भी उसके साथ फ्रैंक्स में राइड करता है उसकी डेथ हो जाती है, और वो भी 3 राइड्स करने के बाद, इसलिए उसे पार्टनर किलर भी कहा जाता है। और ये सभी जो कि फ्रैंक्स को राइड करते हैं इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। एक लड़का और एक लड़की की जरूरत पड़ती है एक फ्रैंक्स को यूज करने के लिए, और इनका यूज किया जाता है क्लैक्सोसॉर जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इनके बारे में हमें जानकारी आगे और मिलेगी। फिर वो हीरो की बात करने लगते हैं जो कि किसी टेस्ट में फेल हो गया है, और वो भी अपने पार्टनर नाओमी के साथ। फेलियर के बाद सबको यहाँ से निकाल दिया जाता है, पर किसी वजह से हीरो को परमिशन मिली थी कि वो यहाँ पर रह सकता है, पर शायद हीरो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो वापस आ ही नहीं रहा है। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि शिप को राइड कर रहे थे, और उनके साथ और कुछ लोग भी थे जो कि प्लांटेशन 13 आए हुए हैं। डॉक्टर ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे और किसी टेस्ट के बारे में भी, जिसकी चिंता नाना को हो रही थी। पर इस सब में वो लड़की फिर से भाग गई है, और वो ऐसा कई बार पहले भी कर चुकी है। उसके बाद प्लांटेशन 13 के जंगल में हीरो इंजर्ड बर्ड को ढूंढते हुए एक झील के किनारे पहुंचता है, जहां पर कि वो उस लड़की को नहाते हुए देखता है जिसको कि हम लोगों ने शिप पर देखा था। पर हीरो अचानक ही देखता है कि वो लड़की डूब गई है। हीरो भागता है बचाने, पर तभी वो लड़की हीरो को सरप्राइज करती है। उसके 2 सिंग हीरो को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे थे, और पहली बार अपने सामने एक नेकेड लड़की को देख वो अपने आंखें हटाई नहीं पा रहा था। हीरो को उसके बाद पता चलता है कि वो ओशन में नहाना चाह रही थी, पर ओशन ना होने की वजह से उसे यहाँ पर स्विम करना पड़ा है। हीरो फिर उसे जल्दी से कपड़े पहन लेने को कहता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, और उसका यह चेहरा देखकर वो लड़की हंसने लगती है। पर उसे बचाने आने के लिए वो हीरो को शुक्रिया भी कहती है। उसके पूछने पर हीरो बताता है कि वो अभी एक पैरासाइट नहीं बना है, क्योंकि उसके पास फ्रैंक्स राइड करने की एबिलिटी नहीं है, और उसी की वजह से उसके पार्टनर की लाइफ भी खराब हो गई है, और उसके हिसाब से वो अभी किसी भी जगह को बिलोंग नहीं करता है। वो लड़की कहती है कि हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, और मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ, पर अगर वो चाहे वो किसी को बाय फोर्स भी ले सकता है अपने पार्टनर के लिए। ये कहकर वो हीरो को चक्कर देखती है और कहती है कि तुम्हारी टेस्ट में धड़कने को तेज कर रही है। फिर वो किस करने की बात भी करती है, पर किस क्या होती है इसके बारे में हीरो को कुछ पता ही नहीं था। फिर वो कहती है कि तुम मुझे पसंद आ गए हो, क्या तुम मेरा डार्लिंग बनना पसंद करोगे। डार्लिंग यानी वो पार्टनर कहना चाह रही है, और वो हीरो को एश्योर भी करती है कि उसमें जो एबिलिटी अभी डोरमेंट हो गई है वो उसे जागृत कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हीरो को उसके सिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। हीरो भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, पर तभी उस लड़की का पार्टनर आ जाता है, जिस वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले हीरो उससे अपना नाम पूछ लेता है। वो लड़की कहती है पैरासाइट्स का कोई नाम थोड़ी होता है, इसलिए वो अपना कोड 02 बताती है, और उसका पार्टनर वॉर्न करता है कि हीरो जैसे 02 से दूर रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर उसकी जो बातें थी वो हीरो के दिल को छू गई थी। फिर अगले सीन में नए बने पैरासाइट्स का एक इवेंट होता है। इसमें हमें पता चलता है कि बचपन में सभी को ही एक कोड दिया गया है, और बताया जाता है कि फ्रैंक्स को यूज करना ही उनका सोल पर्पस है, जिसे यूज करने के लिए एक मेल और एक फीमेल के पैर की जरूरत पड़ती है। और ये सारी बातें इन्होंने कही है जिनको कि वो से भी पापा कहते हैं, और वही यहाँ के हेड भी हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद हीरो जिसका कोड 016 वो बता देता है कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। हीरो उसके बाद उस पल को याद करता है जब उसने और नाओमी ने मिलकर टेस्ट को दिया था, पर दोनों फ्रैंक्स को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे थे और दोनों फेल हो गए। इसलिए अभी हीरो और नाओमी को अब यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। नाओमी हीरो को यहाँ पर रह जाने को कहती है क्योंकि उसे यहाँ पर रहने का मौका दिया जा रहा है। अगर उसे मौका मिला होता तो वो यहाँ पर जरूर रहती, क्योंकि यहाँ से डिपोर्ट किए जाने के बाद कोई बच्चा कभी मिला ही नहीं। वहीं पर हीरो के जो टीममेट्स थे उन्हें हीरो और नाओमी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। इतने में नाओमी वापस जाने के लिए शिप पर चढ़ती है और कहती है कि शायद हम लोग कभी और दोबारा नहीं मिलेंगे।
और वो अपना सामान हीरो को देकर कहती है कि इन्हें सब में बांट देना, और वो बेस्ट विशेस भी देती है कि आगे चलकर हीरो को एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मिले। जिसके बाद उसकी शिप निकल जाती है। दूसरे और सभी पैरासाइट्स पहली बार अपने अपने फ्रैंक्स को निकालने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर इतने में नाओमी का जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक क्लाक्सोसॉर की वजह से। इसे रोकने के लिए इस पर फायर भी किया जाता है, पर कुछ कम नहीं देता और वो हमला कर देता है। जिसके बाद वो फ्रैंक्स के पास जाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश में हीरो भागता है, पर क्लाक्सोसॉर पैरासाइट इचिगो के फ्रैंक्स के पास पहुंच चुका था, पर वो हमला कर पाता। एक अननोन फ्रैंक्स आकर क्लाक्सोसॉर को रोकने में कामयाब रहता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। क्लाक्सोसॉर के बड़े पावरफुल हमले के सामने फ्रैंक्स टिक नहीं पाता और वह हीरो के सामने आकर क्रैश हो जाता है। उसमें से 02 का पार्टनर बाहर निकलता है जिसकी डेथ हो गई थी, और अभी 02 भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है। पर सभी लोगों को बचाने 02 अकेले फ्रैंक्स को यूज करने की बात करती है, जो कि करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हीरो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें डेथ भी हो सकती है, पर 02 कहती है कि उसे अकेले ही यूज करने की आदत है। पर वैसे भी मौत से उसे डर नहीं लगता है, पर अगर उसने जल्दी कुछ भी नहीं किया तो क्लाक्सोसॉर जल्दी ही जाग जाएगा और यहाँ पर सभी लोगों की डेथ पक्की है। हीरो तब कहता है कि वो 02 का पार्टनर बनेगा। 02 कहती है कि तुम्हारी इसमें डेथ भी हो सकती है। हीरो कहता है कि अब मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता हूँ, तो अभी तुम मुझे डैडी समझ सकती हो, और उसके रिक्वेस्ट करने से 02 मान जाती है, क्योंकि हीरो और उसमें बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज है। 02 उसे अंदर लाने के बाद उसे किस करती है। इतने में क्लाक्सोसॉर जाग गया था और हमला भी करता है, पर 02 हीरो के साथ फ्रैंक्स को फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाती है, और दोनों के मिलने के बाद फ्रैंक्स अपने ट्रू फॉर्म में आता है, और इस फ्रैंक्स का नाम है स्टेलिट्जिया। और अभी दोनों मिलकर बहुत ही इजीली उस क्लाक्सोसॉर को डाउन करने में कामयाब रहते हैं। हीरो के टीममेट्स इस फाइट से थोड़े सहमे हुए थे, क्योंकि अभी उन्हें भी ऐसी फाइट्स आगे जाकर करनी पड़ेगी। उसके बाद 02 हीरो को लेकर बाहर आती है, जो कि बेहोश था, और कॉकपिट में जाने के बाद क्या हुआ था हीरो को कुछ भी याद नहीं। फिर नाना से सभी को ही पता चलता है कि 02 एक स्पेशल यूनिट के साथ है, जो कि डायरेक्ट APE के कंट्रोल में है, और ये APE क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अटैक के अगले दिन स्टार्टअप रिचुअल को कंटिन्यू किया जाता है, जिसमें कि हर पैर अपने अपने फ्रैंक्स को यूज करने में कामयाब रहते हैं। हीरो को बताया जाता है कि उसने कल स्टेलिट्जिया को यूज किया था, पर हीरो को ये सब कुछ भी याद नहीं है, पर उसे भरोसा है कि उसने ऐसा किया होगा और वो दोबारा और कभी नहीं भागेगा। फिर पैरासाइट्स का बोर्डिंग हाउस, जहाँ पर के वो सभी रहते हैं। इचिको बाहर ही बैठकर हीरो का इंतजार कर रही थी और कहती है कि तुम अपना सर ऊंचा करके अंदर चलो, और ये भी बताती है कि नाओमी अभी ठीक है और वो हॉस्पिटल में है। इचिको उसके बाद कल की बात पूछती है। हीरो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, पर वो मेक श्योर करने दोबारा स्टेलिट्जिया को यूज करना चाहता है। इचिको उसके बाद 02 के र्यूमर्स के बारे में बताती है कि उसका कोई भी पार्टनर उसके साथ 3 राइड से ज्यादा नहीं कर पाया है, उनकी डेथ हो गई है, और हीरो भी इसका एग्जाम्पल देख चुका है। पर अगर वो पायलट नहीं कर सकता है तो वो खुद को डैडी कंसीडर करता है। हीरो उसके बाद अंदर आकर देखता है कि 0 बोर्डिंग हाउस में ही है, और उसके खाने का तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। सभी लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, वो क्या कर रही है। पर जोरो में, जो कि खुद को बहुत ही ज्यादा हाईली रेट करता है, 02 के सामने जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर 02 उसी के शर्ट में अपना हाथ पहुंचने के बाद हीरो के साथ आकर बैठती है और कहती है कि चलो एक साथ बैठकर खाते हैं। हीरो उससे पूछकर कंफर्म हो जाता है कि कल उसने ही पायलट किया था। इतने में नाना आकर बताती है कि गार्डन की तरह वो यहाँ पर भी उनकी केयरटेकर है। इचिको नाना से 02 के बारे में पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हीरो और 02 को एक साथ देखना उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। नाना बताती है कि उन्हें अभी तक हेडक्वार्टर से कोई ऑर्डर नहीं मिला है, पर इन जनरल वो उनके साथ काम नहीं करेगी। तब हीरो 02 से रिक्वेस्ट करता है कि जैसे 02 फिर से उसे उसी के साथ राइड करने का मौका दे, पर नाना कहती है कि ये चीज़ पापा और बाकी सब लोग डिसाइड करेंगे, तुम लोग नहीं। वहाँ से आते समय नाना 02 को पैरासाइट्स के साथ ज़्यादा कांटेक्ट करने से मना करती है। फिर हम APE सेंट्रल हेडक्वार्टर काउंसिल को देखते हैं, जिसमें कि पापा और बाकी सब मेंबर्स हैं, और वो 02 के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जो कि एक स्पेशल स्पेसिमेन है, पर हीरो के साथ उसे मिक्स करना कोई गड़बड़ भी हो सकती है। पर उन्होंने लास्ट फाइट में जो देखा था, इसे देख पापा कहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। दूसरी तरफ चेंज करते हुए गौरव और हीरो फाइट के बाद कर रहे होते हैं, पर जोरो में बिल्कुल भी मानने को तैयारी नहीं था कि हीरो ने एक्चुअली पायलट किया था। दूसरी ओर लड़कियां भी तैयार हो रही थी जब मिको 02 और हीरो की बात करने लगती है कि वो दोनों कितने क्लोज बैठे थे, और 02 बार बार हीरो को डार्लिंग भी कह रही थी।
पर इचिगो इस सब से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद अब बारी आती है उनके पहले ड्रिल की। कोकोरो और फुटोसी के फ्रेंड्स का नाम है जेनिस्टा, जोरोमे और मिकू के फ्रेंड्स का नाम है अर्जेंटिया, मिसुरु एंड इकुनो के फ्रेंड्स का नाम है क्लोरोफाइटम एंड लास्ट में गोरो और इजिगो के फ्रेंड्स का नाम है डेल्फिनियम और उन्हें फील्ड कमांडर के तौर पे भी अपॉइंट किया गया है। दूसरी ओर हीरो अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा था और सोच रहा था कि अगेन मौका मिले तो वह खुद को प्रूव करेगा। ड्रिल के बाद इचिको 02 से पूछती है कि उसने हीरो को ही चूज क्यों किया और वो उसे हीरो से दूर रहने को कहती है क्योंकि 02 तो उनके टीम की भी नहीं है। 02 पूछती है कि तुम मेरे डार्लिंग की क्या लगती हो। देन वो इचिको को भी टेस्ट करती है और कहती है कि स्वाद काफी मीठा है। इसके बाद बोर्डिंग हाउस के बाहर फुटोसी और जोरोमे फ्रैंक्स और बैटल्स के बारे में बात कर रहे थे और ये भी कि अब पापा को हीरो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तब मिसुरु बताता है कि 02 के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो अकेले फ्रैंक्स को कंट्रोल कर सकती है और उन्होंने ये चीज देखी भी थी, मतलब हीरो को बस फिलर के तौर पे लिया गया था। इससे जोरोमे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ है और तब हीरो को आता था कि वो हीरो पर शॉट भी मारता है और चिढ़ाने लगता है कि उसने तब पायलट नहीं की थी, वो बस बेहोश हो गया था और दोनों इसे बात पर झगड़ने लग जाते जिनको कि इचिको और गोरो आकर रोकते हैं। इतने में नाना कॉल करती है और हीरो को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक मॉक बैटल किया जाएगा जिसके रिजल्ट के बेसिस पे हीरो को शायद पैरासाइट बना दिया जाए। 02 कहती है कि वो मॉक बैटल में हीरो के पार्टनर बनना चाहती है पर इचिको ऐसा होने नहीं देती, कहती है कि वो तो उनके टीम की भी नहीं है। इसके बदले इचिको पार्टनर बनने की बात करती है। नाना उसके बाद क्लैरिफाई करती है कि स्टेलिट्जिया को यूज करने का हेडक्वार्टर ने कोई परमिशन नहीं दी है। 02 फिर जाने से पहले कहती है कि इस बार मैं तुम्हें उसे लेने दे रही हूँ पर अगली बार नहीं और मेरे डार्लिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। पर अभी हीरो का ओपोनेंट बनने जोरोमे वॉलंटियर करता है क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि वो हीरो से बेहतर है। फिर बैटल के समय जोरोमे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हीरो को हराने के लिए। वहीं इचिको भी तैयार हो रही थी क्योंकि वो सभी को दिखाना चाहती है कि हीरो पायलट कर सकता है। इचिको कहती है कि तुम बस कनेक्टिंग पर फोकस करना और बाकी सब मैं देख लूंगी। और फिर हीरो बहुत ही ध्यान से कनेक्ट करता है और कुछ कदम चलने में कामयाब भी होता है जिससे कि वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। पर वो जोरोमे पर अटैक कर पाता वो अपना कंट्रोल खो देता है। इचिको जोरोमे को कुछ देर वेट करने को कहती है क्योंकि हीरो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। इचिको पूछती है कि क्या तब 02 ने कुछ अलग किया था। हीरो को किस की बात याद आती है और वह बताता है कि आखिर एक किस क्या होती है और किस करने के बाद उसे जो फील हुआ था वो कहता है। इचिको कहती है तुम दोनों अंदर ये सब कुछ कर रहे थे, पर क्योंकि हीरो का काम इससे हो सकता है इचिको किस करने के लिए मान जाती है पर वो हीरो के आंखें बंद करने के बाद ही किस करती है। पर इससे हीरो को कुछ भी फील नहीं होता पर 02 के साथ किस करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील हुआ था और इस बात से इचिको को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। पर अभी तक बहुत लेट हो चुका था और जोरोमे अटैक भी कर देता है पर क्योंकि वो डेल्फिनियम को डैमेज करना चाह रहा था और मिकू ऐसा नहीं चाह रही थी तो दोनों ही पैरालाइज हो जाते हैं क्योंकि फ्रांस के मूवमेंट के लिए दोनों को ही एक साथ आना जरूरी है। पर इससे गुस्सा होकर इचिको अकेले जोरोमे और मिकू पर हमला कर देती है जिससे कि दोनों ही डाउन हो जाते हैं और इससे इचिको भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। वहीं पर हीरो को बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था और वह अंदर से पूरा टूट चुका था, उसके सारे सपने जैसे खत्म हो चुके हैं। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब हीरो ने सबसे पहले इचिको को उसका नाम दिया था क्योंकि वो नाम देने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एक एक करके उसने सभी को ही उनका नाम दिया था और सभी को भरोसा था कि वो एक दिन सभी आगे चलकर बाहर का नीला आसमान देखेंगे। अब प्रेजेंट में हीरो मेडिकल टेस्ट देने के बाद बाहर निकलता है और बाहर इचिको से मिलता है पर इचिको थोड़ी अपसेट लग रही थी। फिर उसे कॉल आता है तो उसे जाना पड़ता है। इसके बाद हम नाना और एक आदमी हाजी को बात करता हुआ देखते हैं जो कि हीरो के बारे में ही बात कर रहे थे। हीरो पहला ऐसा है जिसने 02 के साथ राइड किया है और उसका डैमेज इतना ज्यादा कम है पर किसी वजह से वो डेल्फिनियम से कनेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी ओर हीरो और गौरव बात कर रहे होते हैं। गौरव पूछता है कि क्या कॉकपिट में तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्योंकि इचिको तब से बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रही है। हीरो कहता है कि मुझसे भी मिली थी तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और हीरो गौरव से कहता है कि इचिको को कह देना कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। जिसके बाद वो 02 के साथ अगेन राइड करने की बात करता है। गौरव उसे र्यूमर की बात करता है कि यह खतरनाक हो सकता है पर हीरो कहता है कि उन सभी का जन्मे हुए फ्रांस को पायलट करने के लिए, तो अगर वो ये 02 के साथ कर पा रहा है तो वो करेगा चाहे आगे कुछ भी क्यों ना हो। फिर शाम को बोर्डिंग हाउस में हीरो की बात हो रही होती है क्योंकि पापा किसी पैरासाइट को रहने अलाउ नहीं करेंगे जो कि पायलट नहीं कर सकता है और इसी वजह से पहले भी बहुत से बच्चे गायब हो चुके हैं।
मीकू फिर इचिको की बात करती है जो कि हीरो के प्रति कुछ ज्यादा ही बायस है। तब इचिको आकर बताती है कि अगर हीरो एक पैरासाइट बनता है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, बस इसीलिए ही वो उसे सपोर्ट कर रही है और उसे भरोसा है कि हीरो ये काम कर पाएगा। लास्ट टाइम उसने स्टेलिडजिया को भी यूज करके उनकी जान बचाई थी। मिसूरू तब कहता है कि हीरो स्टेलिडजिया को यूज करते हुए बेहोश हो गया था। उसे भी पता है कि हीरो स्पेशल है और एक टाइम पर सभी हीरो को उनके लीडर के तौर पे देखते थे, पर उसके पास पैरासाइट बनने की वो क्वालिटी नहीं है। दूसरी तरफ जब हीरो ट्रेनिंग करके बाहर आता है, जीरो उसी का इंतजार कर रही थी और जीरो उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया से ले जाने लगती है जहां पर हीरो और बाकियों का जाना ऐसे मना है, पर एस क्लास आईडी का यूज करके जीरो हीरो को बैल्कनी तक ले जाती है जहां से शहर नजर आता है। और ये पहली बार है जब हीरो शहर को ऐसे देख रहा है। हीरो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नाम सोच रहा हूँ, पर जीरो बताती है कि मरने के बाद लोग बस स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, ना कि नाम को। फिर वो कहती है कि ये बिल्कुल एक बेजान शहर है, बिल्कुल एक डेड एंड के जैसी, पर अगर हीरो चाहे तो वो उसे यहाँ से बाहर लेकर जा सकती है। इसके बाद अब बारी आती है एक रियल क्लाक्सोसॉर से फाइट करने की, पर पहली बैटल होने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। पर नाना कहती है कि चिंता मत करो, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये कॉनरेड क्लास का क्लाक्सोसॉर है जो कि मैग्मा एनर्जी रिएक्शन से अट्रैक्ट होते हैं एंड लेटली वो माइन आउटस्कर्ट्स में अपियर हो रहे हैं। पर नाना ये भी बताती है कि इसमें स्टेलिडजिया पार्टिसिपेट नहीं कर रही, पर बाकी सब अगर वो इस क्लाक्सोसॉर को मार नहीं पाते हैं तो वो आगे कभी और फाइट नहीं कर पाएंगे और इस बार भी फील्ड कमांडर इचिगो ही है। फिर वो सब तैयार होकर निकलते हैं, पर किसी वजह से इकुनो तैयार नहीं थी तो इकुनो और मिसूरू बैटल में हिस्सा नहीं ले पाते और ये सब हीरो भी देख रहा था। फिर वो सभी माइन में एंटर करने लगते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्लाक्सोसॉर के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो वो करेंगे स्पेशली मेड माग्मा वेपन का यूज करके। फिर वो इचिगो के लीडरशिप में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नाना इकुनो से पूछती है कि क्या हुआ और कल उस पर कुछ टेस्ट किए जाएंगे। इतने में इचिगो इन्फॉर्म करती है कि उन्हें क्लाक्सोसॉर दिख गया है, जिसे कि वो प्लान के हिसाब से मिलकर मारने में कामयाब रहते हैं, पर कोर को डिस्ट्रॉय करना अभी तक बाकी था, जिस वजह से क्लाक्सोसॉर तभी उठकर हमला कर देता है अर्जेंटिया के ऊपर और मीकू वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब फुटो से हमला करके क्लाक्सोसॉर को दूर करता है और डेल्फिनियम क्लाक्सोसॉर को डाउन करने में कामयाब रहता है, पर अभी तक मीकू को होश नहीं आया था। पर इतने में वहां पर एक के बाद एक क्लाक्सोसॉर्स आने लगते हैं। ये सब देख नाना कहती है कि क्लाक्सोसॉर्स उनके माग्मा एनर्जी से अट्रैक्ट हो रही है। जीरो जो ये सब देख रही थी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पहले ही भेज दो, अभी तुम्हारे पास मौका है, नहीं तो सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। हीरो भी कहता है कि मुझे और जीरो को भेज दिया जाए, पर उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि वो ऑफिशियल एक पैरासाइट नहीं है। जीरो कहती है कि अगर वो रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो वो सभी पैरासाइट से मरेंगे, इसलिए उसे और हीरो को अलाउ कर दिया जाए। तब मिसूरू कहता है कि अगर हीरो ये काम नहीं कर सकता है तो वो जाने को तैयार है और उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। नाना वॉर्न करती है कि स्टेलिडजिया कोई आर्म फ्रैंक्स नहीं है, पर मिसूरू कहता है कि अगर हीरो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, पर जीरो डायरेक्ट ही मना कर देती है क्योंकि उसे बस हीरो चाहिए। पर अभी तक हीरो इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो गया था कि वो जीरो को इंसिस्ट करता है जैसे वो मिसूरू के साथ ही राइड करे, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि वो कभी कुछ कर पाएगा। और अभी जाने से पहले मिसूरू कहता है कि बाद में रोते हुए मत आना, क्योंकि मैं स्टेलिडजिया को तुमसे बेहतर यूज करके दिखाऊंगा और वो मेरा होगा। यहाँ पर अब मीकू को होश आ जाता है, जिससे कि जोरो में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये दिखाता है कि वो मीकू की कितनी ज्यादा केयर करता है। पर अभी वो तीनों मिलकर मेन डोर को बंद किए हुए थे ताकि क्लाक्सोसॉर्स बाहर ना आ पाए। तभी उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि स्टेलिडजिया उनकी मदद के लिए आ रही है। इससे इचिगो थोड़ी ऑफ माइंड हो जाती है सोचकर कि हीरो आ रहा है, और कंट्रोल खोने की वजह से डोर टूट जाता है और क्लाक्सोसॉर्स बाहर आने लगते हैं। और अभी वो तीनों क्लाक्सोसॉर्स से चारों तरफ से घिर चुके थे और उनका बहुत बड़ा बॉस भी यहाँ पर आ चुका है। इचिगो खुद को कोसरी होती है कि उसकी ऑफ माइंड होने की वजह से वो सभी इस स्थिति में पहुंच गए हैं और वो खुद को एक फेलियर मान रही होती है। इतने में स्टेलिडजिया पहुंचती है और पहले बॉस को मारती है, पर जब सभी को पता चलता है कि मिसूरू है, सभी को ही बहुत ही बड़ा शौक लगा था। पर अभी उन सभी को ही बाहर निकलना होगा क्योंकि बाकी सब यहाँ पर स्टेलिडजिया संभाल लेगा। मिसूरू को भी स्टेलिडजिया को यूज करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और उसे पता था कि उसमें कोई कमी नहीं है, कमी थी तो वो इकुनो में। और स्टेलिडजिया का यूज करके वो बहुत ही इजीली क्लाक्सोसॉर्स को मारने लगता है और वो जीरो को ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका ऑफिशियल पार्टनर बन सकता है, दोनों मिलकर एक ग्रेट डुओ होंगे। ये सब कुछ हीरो भी सुन रहा था और वो काइंड ऑफ उदास हो गया था। तब जीरो कहती है कि तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो तो अभी तो और कुछ भी ट्राई करना होगा। नाना कहती है कि ऐसा मत करो, पर अभी देर हो चुकी थी और नाना कहती है कि उन्हें भी रिट्रीव करना होगा।
दूसरी तरफ सभी लोग बाहर आ चुके थे और अभी मिकू और जोरोमी की बॉन्ड पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। वहीं पर इचिको ऑफ माइंड होने के लिए बहुत ही ज़्यादा उदास थी। उसके बाद स्टेलेरिया को बाहर निकाला जाता है, जिसमें से 02 बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलती है। पर मिसरू की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी और हीरो समझ गया था कि वो र्यूमर सच में ही सही है। 02 फिर कहती है कि मेरे डार्लिंग बस तुम हो और कोई नहीं। अब अगले सीन में पापा और बाकी सब मेंबर्स बात कर रहे थे बढ़ते हुए क्लाक्सोसॉर्स के बारे में। अभी के लिए उनसे 9 निपट रहे हैं, पर उन्हें दूसरे भी काम होते हैं, इसलिए उन्हें स्टेलेरिया को यूज करना चाहिए और इस पर ही डिस्कशन होता है। उसके बाद हम लोग मिसरू को देखते हैं, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वो बार बार कह रहा था कि 02 एक डीमन है। कह रहा था कि वो कोई पागली होगा जो कि उसके साथ राइड करेगा। सभी लोगों को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि वापस आने के बाद से यही हाल है। हीरो फिर उससे बात करने जाता है, पूछता है कि अंदर क्या हुआ था। मिसरू बताता है कि उसके पास है जो भी है, 02 उसे डिवोर करना चाह रही थी। पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसके बाद 02 ऐसे करने लगी जैसे वो मिसरू को मारना चाहती है, और ये सब कुछ करते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। मिसरू हीरो को वॉर्न करता है, कहता है कि उसके साथ कभी राइड मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। पर ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से फुटो से उसे सुला देता है। थोड़ी देर बाद इचिको आकर पूछता है कि क्या तुम अभी उसके साथ राइड करना चाहते हो? मुझे तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, स्पेशली मिसरू को देखने के बाद। और इसका मतलब ये भी है कि र्यूमर सही है, हीरो के साथ भी ऐसा हो सकता है और उसके पास 2 और राइड बाकी है। पर हीरो कहता है कि अगर वो राइड कर सकता है तो वो राइड करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर वो 02 है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसने अपना मन बिल्कुल बना लिया है। दूसरी ओर हाची और नाना 02 से बात कर रहे होते हैं कि तब उसने इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि उन्हें इतनी पावर की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से मिसरू मरते मरते बचा है। 02 कहती है कि उसका यहाँ पर दम घुट रहा है, उसे बस अपना डार्लिंग यानी हीरो ही चाहिए। नाना क्लियर कर देती है कि ऐसा नहीं होने वाला और उसे बहुत ही जल्द फ्रंटलाइंस पर भेजा जा रहा है। हीरो वहीं पर 02 और ह्यूमर्स के बारे में सोचते हुए प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बारे में सब बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उसने अभी तक हार नहीं मानी 02 के साथ राइड करने को लेकर। कोकोरो सजेस्ट करती है कि हीरो को 02 के साथ राइड करने देना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा ही अकेला रह जाएगा। पर मिको बताती है कि 02 में क्लाक्सोसोर का ब्लड है और वो कोई ह्यूमन नहीं है। इचिगो तब कहती है कि हीरो को इस सब के बारे में पता है, पर वो फिर भी उसी के साथ ही राइड करना चाहता है। इचिगो फिर ये भी कहती है कि उन्हें मेहनत करनी होगी ताकि वो स्टेलेरिया के बिना भी अपने मिशंस को पूरा कर पाए, नहीं तो उनके लिए ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। उन्हें एक टीम की तरह काम करना होगा और इसमें सब लोग एग्री करते हैं। और इचिगो इकुनो को मिसरू का ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि वो उसके पार्टनर है। हीरो उसके बाद जब नहा रहा था सोच रहा था कि उसके पास अभी 2 बार और राइड करने का टाइम बाकी है। 02 तब वहीं पर आकर कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो और कुछ मैटर नहीं करता है, बस तुम ही हो जो कि मेरे पार्टनर बन सकते हो, या फिर तुम भी बाकी सब लोगों की तरह हो। क्या तुम भी मुझे एक मॉन्स्टर समझते हो? तभी एक रेड अलर्ट जारी हो जाती है, क्योंकि प्लांटेशन 13 की तरफ एक वॉर्म टाइम क्लाक्सोसॉर बहुत ही तेजी से आ रहा है और मिसरू इस कंडीशन में भी फाइट करना चाह रहा था, जिसकी मदद इकुनो करती है। आज सभी को फोन करता है कि वहाँ पर और भी ऐसे वॉर्म क्लाक्सोसॉर हो सकते हैं, तो उन्हें केयरफुल रहना होगा। फिर वो सभी तैयार होकर निकलते हैं और इकुनो भी इस बार कनेक्ट करने में कामयाब रहती है। चारों फ्रैंक्स पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये फाइट होने वाली है और यहाँ पर 02 और हीरो भी तैयार होकर आ गए थे, पर नाना पहले ही बता देती है कि उन्हें भेजा नहीं जा रहा। वहीं पर चारों एक टीम की तरह मिलकर फाइट कर रहे थे और वो क्लाक्सोसॉर को डाउन करने में भी कामयाब रहते हैं। पर गोरो कहता है कि काम अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने कोरो को अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया था। इतने में पीछे से एक और क्लाक्सोसॉर जोरोमे पर हमला कर देता है और जोरोमे और मीको पकड़े जाते हैं और फिर वो बाकियों पर भी हमला करता है और बचा कुचा काम दूसरा क्लाक्सोसॉर पूरा कर देता है उन्हें पकड़कर। 02 ये सब देखकर कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमें जाना चाहिए? इतने में वहाँ पर स्पेशल सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आए थे 02 को लेने, क्योंकि उसे वापस फ्रंट लाइन्स पर भेजा जा रहा है और स्टेलेरिया को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में डाल दिया गया है। 02 तब एक सोल्जर को डाउन कर देती है, क्योंकि वो 02 को पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रहा था। 02 फिर हीरो को कहती है कि लगता है कि टाइम खत्म हो गया है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ एक टीम बना पाऊंगी, पर अभी मुझे जाना होगा। और वो गुड बाय कहकर जाने लगती है। उसके जाने के बाद नाना कहती है कि ये आइडिया पापा का है। हीरो उसके बाद पार्टनर किलर ह्यूमर के बारे में पूछता है। नाना कहती है कि 02 एक स्पेशल टाइप का स्पेसिमन है, जिसे कि हमेशा फ्रंट लाइन्स पर रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी की ही कीमत उसके पार्टनर्स को चुकानी पड़ती है और 02 कोई ह्यूमन भी नहीं है।
हीरो सोचने लगता है कि शायद इसी वजह से तब 02 पूछ रही थी कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ, पर हीरो के दिल से जो आंसर आता है वो है नहीं, तुम एक इंसान हो। और हीरो भागकर जाता है 02 को रोकने, पर वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर जा नहीं पाता, इसलिए वो वहीं से खड़ा होकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ राइड करने में डर लगता है, पर इसलिए नहीं कि तुम कोई इंसान नहीं हो, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी मैं तुमसे अपनी आंखें हटा नहीं पाया था, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, इंजर्ड होने के बाद भी फाइट करने को तैयार थी और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ राइड कर सकता हूँ, पर अभी मैं समझ गया हूँ मुझे फ्रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारे साथ ही राइड करना चाहता हूँ। 02 ये सारी बातें सुनकर रुक जाती है और कहती है कि अभी इतना कुछ सुनने के बाद मैं कैसे जाऊँ, और वो सोल्जर्स को पीट कर हीरो के पास आ जाती है और कहती है कि इससे पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसी बातें नहीं कही है। हीरो कहता है कि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था। 02 फिर कहती है कि क्या तुम एक और राइड करना चाहोगे, और वह हीरो को लेकर वहां पर पहुंच जाती है जहां पर स्टेलेरिया को लेने की तैयारी की जा रही थी। दोनों उसी में ही बैठते हैं, पर नाना कह रही थी कि परमिशन नहीं है, तुम नहीं जा सकती हो, पर 02 एक नहीं सुनती। पर हीरो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया था, पर 02 कहती है कि तुम कर पाओगे, हम लोग ये कर पाएंगे। हीरो फिर बहुत ही इजीली कनेक्ट भी कर पाता है और वो कंट्रोल करके फ्रैंक्स को आगे बढ़ाने में भी कामयाब रहता है, और वो दोनों निकल पड़ते हैं क्लाक्सोसॉर्स को खत्म करने। और इस बार बिना बेहोश होने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा खुशी भी हो रही थी और मजा भी आ रहा था, पर यहाँ पर बाकी चार बिल्कुल भी मजे में नहीं थे। क्लाक्सोसॉर्स ने उन सभी को ही पकड़ा हुआ था, पर तभी हीरो पहुंचकर उन्हें बचाता है और फिर हीरो एक क्लाक्सोसॉर से लड़ता है और बाकी चार मिलकर दूसरे से। पर फाइट करते हुए जब हीरो क्लाक्सोसॉर को पूरा ही बाहर निकाल लेता है तो ये एक ही बहुत ही बड़ा वॉरन टाइप का क्लाक्सोसॉर था, जो कि यहाँ पर दो बनने का नाटक करके उन्हें बेवकूफ बना रहा था। पर इतने बड़े को रोकने चारों अलग अलग जगह से हमला करने लगते हैं, पर डेल्फिनियम और क्लोरोफाइटम ने क्लाक्सोसॉर को पकड़ लिया था। पर यही मौका था हीरो के पास, वो क्लाक्सोसॉर के आर पार हो जाता है और कोर को डिस्ट्रॉय करने में भी कामयाब रहता है। हाजी फिर कहता है कि मिशन पूरा हुआ है तो सभी लोग वापस आ जाओ। पर अभी इस बैटल के बाद सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। हीरो ने स्टेलेरिया के साथ अपने कंपेटेबिलिटी को प्रूव कर दिया है और अभी देखना है कि पापा और बाकी मेंबर्स इसे देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। पर हीरो तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश है, पर वो ये भी जानता है कि वो बस एक बार और राइड कर सकता है, उसके बाद र्यूमर्स के हिसाब से उसकी डेथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में प्लांटेशन 13 और प्लांटेशन 26, जो कि उसी की तरह एक और यूनिट है, उन्हें एक बहुत बड़े पाइप के थ्रू लिंक किया जाता है जिससे कि मैग्मा फ्यूल को ट्रांसफर किया जाएगा, और यह फ्यूल सभी के जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन इन्हीं का ही यूज करके फ्रैंक्स को ऑपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को किसिंग कहा जाता है क्योंकि दोनों इसमें आमने सामने आकर भिड़ते हैं। इसी के साथ एक ग्रैंड सेरेमनी को भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें प्लांटेशन 26 की स्क्वाड भी आई हुई थी, जो कि उनसे सीनियर है। सबको बताया जाता है कि क्लाक्सोसॉर्स जरूर मैग्मा रिजर्व्स पर हमला करेंगे, पर इसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है। और यहाँ पर उन्हें एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है जिससे कि उनका मोरल बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता है। पर हीरो को लगने लग गया था कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है जिसके वो कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर अगले दिन सुबह गोरो हीरो को उठाता है क्योंकि दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, पर वो देखता है कि हीरो का शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था। पर हीरो कहता है कि नहीं, वो ठीक है, और वो ट्रेनिंग करने चला जाता है। इसके बाद सभी मिलकर बातें कर रहे होते हैं कल के सेरेमनी के बारे में, और उन्हें जिस तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है उन्हें लग रहा है कि बाकियों को उनकी जरूरत पड़ेगी और वो जीत हासिल करके ही रहेंगे। फिर सब लोग, खास करके लड़कियां, हीरो की तारीफ करती हैं और अभी ऐसा भी लगता है कि वो र्यूमर्स बिल्कुल एक र्यूमर ही था। हीरो फिर कहता है कि हम लोग लास्ट बैटल को जीत पाए हम सभी लोगों की वजह से, और मैं राइड करके ऐसे ही टीम का पार्ट बने रहना चाहता हूँ। जोरो में कहने लगता है कि वो बस एक बार था, बार बार नहीं होगा। पर हीरो अपना हम्बलनेस दिखाकर जोरोमे को मना लेता है क्योंकि जोरोमे के दिल में कुछ नहीं होता है, वो बस मुंह पे कुछ भी बोल देता है, पर दिल का बहुत ही साफ है और खुद का थोड़ा ज्यादा ही हाईली रेट करता है। उसके बाद जब सभी लोग जा रहे होते हैं, इचिको हीरो से बात करने आती है, पर हीरो सरप्राइज हुआ था जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। इचिको बस इतना कहती है कि उसे खुशी है जिस तरह उसने बैटल में फाइट करी है, और उसे भरोसा था कि हीरो कुछ ना कुछ तो कर दिखाएगा। दोनों फिर बातें करते हुए खाना खाने आते हैं तो 02 हीरो के साथ ही बैठती है, इसलिए फुटोसी चलकर अपने पार्टनर कोकोरो के साथ बैठता है। 02 उसके बाद हीरो को अपने ही हाथों से खाना खिलाने लगती है, जो तक जोरोमे को लग रहा था कि अगर कोई मुझे भी ऐसे खिलाता, पर मिकू का ऐसा कोई भी मन नहीं है। पर वहीं पर कोकोरो तो फुटोसी को हाथों से ही खाना खिला रही थी। हीरो उसके बाद 02 के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है
वो यहाँ के सीलिंग के बारे में पूछती है कि यहाँ पर बारिश कैसे होती है। हीरो कहता है कि बारिश तो यहाँ पर होती है, जिसके टाइमिंग पापा और बाकी सब डिसाइड करते हैं। 02 कहती है कि वो यहाँ पर बारिश होता हुआ एक बार देखना चाहती है। 02 उसके बाद हीरो के कमरे में आ जाती है और इसी कमरे में ही सभी लड़के एक साथ सोते हैं और बाकियों के आने की वजह से उन दोनों को वहां से जाना पड़ता है। वहीं पर इचिको को पता चलता है कि 02 यहाँ कुछ समय तक रहेगी और उसे इसकी परमिशन मिल गई है और हीरो को भी शायद बहुत ही जल्दी पैरासाइट बना दिया जाएगा। और जाने से पहले नाना कहती है कि 02 का ध्यान रखना। इसके बाद लिफ्ट में गौरव और इचिको आज के हीरो के अजीब बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। इसलिए गौरव को लगता है कि वो शायद खुद को कुछ ज्यादा ही खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है। इचिको तब कहती है कि हीरो की चिंता करना जरूरी है, पर हमें खुद की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले बैटल्स बहुत ही ज्यादा फियर्स होंगे। दूसरी ओर मिसूरू छुपकर कुछ पिल्स खा रहा था और वो कह रहा था कि आखिर मुझ में और हीरो में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। तब कोकोरा फूलों को पानी देने के लिए आती है और वह मिसूरू को देखकर पूछती है कि क्या हुआ, पर मिसूरू बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। इस तरफ इचिको 02 को उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा, और वो ये भी कहती है कि हीरो का ध्यान रखना। तो 02 कहती है कि कहने की जरूरत नहीं और डार्लिंग मेरा है। फिर हम हीरो को देखते हैं जिसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। दूसरी ओर गौरव डेल्फिनियम को पास से देख रहा होता है। तब प्लांटेशन 26 की स्क्वाड यानी उनके सीनियर्स उनसे मिलने आते हैं। उनका लीडर 90 बताता है कि उनके फ्रैंक्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है, दूसरों से बिल्कुल अलग। और वो ये भी कहता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताना। जोरो में फटाक से पूछता है कि क्या तुम्हारे स्क्वाड में से कोई अभी तक एडल्ट बना है, पर 90 मना करता है, उनके स्क्वाड से अभी तक कोई एडल्ट नहीं बना है। 90 उसके बाद 016 यानी हीरो की बात करता है, जो निकनेम जेने में बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसके बारे में इन्हें भी पता है। पर वो पूछता है कि सभी लोगों को उनके निकनेम देने का पॉइंट क्या है। इसके बाद जब गौरव रूम में वापस आता है, वो हीरो को तड़पता हुआ देख पूरा शौक में रह गया था। दूसरी ओर नाना और हाजी हीरो के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में येलो ब्लड सेल देखे गए हैं, पर वो अभी तक जिंदा है। नाना कहती है कि दोनों को अभी से एक साथ राइड करने देना नहीं चाहिए, पर हाजी कहता है कि नेक्स्ट बैटल में हमें स्टेलिजिया की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कमरे में गौरव हीरो के चेस्ट में अजीब से रेडिएशन को देखता है, जो 02 के साथ राइड करने के बाद ही हुई है। गौरव मेडिकल हेल्प बुलाने की बात करता है, पर हीरो करने नहीं देता। गौरव कहता है कि अब से स्टेलिजिया में राइड मत करना, तुम इससे मर सकते हो। पर हीरो कहता है कि वो डिसाइड मैं करूंगा, और अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ और ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अपने नेक्स्ट मिशन में मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। पर गौरव को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में बोथ टीम्स आए हुए थे, क्योंकि उनकी तरफ 150 क्लाक्सोसॉर्ड्स आ रहे हैं, पर इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। उन्हें यहाँ पर आने में 33 आवर्स लगेंगे और तब तक किसिंग प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ होगा। इसीलिए फ्रंट लाइन पर स्क्वाड 16 खड़ी होगी और पीछे खड़ी होकर स्क्वाड 13 एज ए बैकअप। उनके मेन प्रायोरिटी होगी बोथ प्लांटेशंस को कनेक्ट करने वाली मेन पाइप, उसे बचाना, जिसे कि डिफेंड करेगा स्टेलिजिया। पर स्क्वाड 26 इसका अपोज करती है, क्योंकि 2 साल पहले जॉइंट ऑपरेशन में 02 के फाइटिंग स्टाइल ने उन्हें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था, जिस वजह से बहुतों की जान गई थी और 90 के पार्टनर की भी जान गई थी। पर 02 कहती है कि कमजोर हमेशा ही मरते हैं, तो इसे 90 गुस्सा करता है। पर हीरो कहता है कि चिंता मत करो, मैं 02 को कंट्रोल से बाहर जाने नहीं दूंगा। अब वहां से आते समय जोरो में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उन्हें बैकअप रखा गया है। पर गोरो इस बात पर एग्री करता है कि स्टेलिजिया को उन्हें यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो हीरो की कंडीशन पता है। पर हीरो कहता है कि उन्हें प्रूव करना होगा कि वो किसी से कमजोर नहीं, और स्क्वाड 13 एक बहुत ही अच्छी स्क्वाड है। और इचिको भी कहती है कि उन्हें स्टेलिजिया की जरूरत है। उसके बाद रात को सोते समय हीरो दर्द से तड़प रहा होता है, जिसे और से ना पाकर गौरव बाहर आ जाता है। पर वो देखता है कि इचिको 02 को लेकर बाहर आई थी। मेनली इचिको 02 को उसके ऑर्डर्स को मानने को कहती है, और ये भी कि हीरो को ज्यादा हार्ड पुश मत करना, क्योंकि उसे हीरो की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। 02 कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उसे दे दूं? तुमने उसके साथ राइड करने की कोशिश भी की थी, पर वो काम नहीं बना। इचिको कहती है कि बात ऐसी नहीं है, और वो बस इतना कह रही थी कि हीरो पर ज्यादा जोर मत डालना, क्योंकि उसके डेथ भी हो सकती है। 02 कहती है कि हाँ, डेथ तो हो सकती है, और इसी बात पर गुस्से में इचिको उसे चांटा मार देती है और कहती है कि तुम कोई इंसान नहीं हो। तब 02 गुस्से में कहती है कि तुम लोगों के लिए इंसान कौन होता है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और इचिको वापस आ जाती है। गौरव उसे टॉवल देता है और बताता है कि उसने सब कुछ देख लिया है। हीरो फिर कहती है कि वो एज ए लीडर एक फेलियर है, क्योंकि वो हीरो के लिए कुछ भी कर नहीं पाई।
पर अब जीरो टू है और हीरो को बस वही चाहिए। इचिको कहती है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है और वो रोने लग जाती है। और अभी अगले दिन हीरो झील के पास जाता है जहाँ पर जीरो टू खड़ी हुई थी। जीरो टू कहती है कि बारिश के बाद का स्मेल बहुत ही अच्छा है। हीरो फिर कहने लगता है कि यहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे और आज मैं जहाँ पर भी हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। जीरो टू उसके बाद रेडिएशन को चेक करती है क्योंकि वो इसके बारे में जानती थी और वो कहती है कि इसका दर्द बहुत ही जानलेवा है ना। और वो कंफर्म भी करती है कि उसका कोई भी पार्टनर उसके साथ 3 बार से ज्यादा राइड नहीं कर पाया है। तो वो हीरो को कहती है कि अभी भी उसके पास मौका है, अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है। पर हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही राइड करना चाहता हूँ, जो सुनकर जीरो टू बहुत ही जोरों से हंसने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में क्लाक्सोसॉर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर इनका जो लीडर है वो एक बहुत बड़ा बॉक्स जैसा है और ऐसा कुछ पहली बार देखा गया है, तो सभी लोगों को इसके लिए केयरफुल रहने को कहा जाता है। दूसरी ओर इचिको खुद को फोकस करने में लगी हुई थी। वहाँ पर हीरो बिल्कुल तैयार था फाइट करने के लिए। दूसरी ओर बाकी लोग भी तैयार हो रहे थे और क्योंकि इस बार उनके साथ पहले से स्टेलर्जिया खड़ी है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद गोरो इचिको को फोर्स करता है कि वो चलकर हीरो से बात करे। इचिको पहले इधर उधर की बातें करती है, फिर हीरो कहता है कि हम मिलकर इस मिशन को सक्सेस करेंगे और मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। इचिको उसके बाद हीरो को कुछ और कहना चाह रही थी, पर जीरो टू के आने से हीरो बाय कहकर चल देता है और वो अपनी बात नहीं कह पाती। पर फ्रैंक्स में बैठते हुए इचिको गोरो को कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे जैसे स्टेलर्जिया इस मिशन से दूर ही रहे, नहीं तो हीरो को ही प्रॉब्लम होगी। वहीं पर जीरो टू और हीरो स्टेलर्जिया के पास आकर खड़े हुए थे। इसके बाद मिशन स्टार्ट होती है। फ्रंट लाइन्स पर स्क्वाड 26 अपने फ्रैंक्स के साथ बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी और उन सभी के फ्रैंक्स बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं और उनके बहुत ज्यादा पीछे स्क्वाड 13 एज ए बैकअप के तौर पे खड़ी है। हाजी बताता है कि ऐसे क्लाक्सोसॉर्स पहली बार देखे गए हैं तो उन्हें केयरफुल रहना होगा और इस बैटल का फील्ड कमांडर होगा 90। उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है और स्क्वाड 26 एट ए टाइम एक क्लाक्सोसॉर्स को मारने लगती है, जिस वजह से 4-5 क्लाक्सोसॉर्स अंदर आ जाते हैं। इसलिए 90 इन्हें मारने का काम स्क्वाड 13 को देता है, पर कहता है कि ज्यादा यहाँ वहाँ पर मत जाना, नहीं तो तुम हमें प्रॉब्लम करोगे। इससे स्क्वाड 13 को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक लाइबिलिटी और एज ए डेड वेट देखा जा रहा है। पर फाइट में होता भी कुछ ऐसा ही है, वो किसी भी क्लाक्सोसॉर को मारने में नाकामयाब रहते हैं और उल्टा मिसरू और जोर में टकरा जाते हैं। दूसरी ओर जेनिस्टा भी पकड़ा गया था, पर इचिको सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है। इचिको फिर जोरोमे को कहता है कि बैट की तरह काम करो क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है और मिसरू को जेनिस्टा को बैकअप देने का काम कहती है। और इसके बाद वो सभी मिलकर क्लाक्सोसॉर्स को मारने में कामयाब रहते हैं। पर इचिको के स्किल्स को देखकर 90 सोच रहा था कि आखिर स्क्वाड 13 में क्या कर रही है, इवन उनके पास हीरो जैसा पैरासाइट भी है। वहीं पर हीरो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तब जीरो टू बताती है कि उनका प्लान पूरा खराब हो चुका है और वो शायद ही ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। ऊपर से जीरो टू को फाइट करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तब हीरो पूछता है कि तुम क्लाक्सोसॉर से फाइट करने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहती हो। जीरो टू सोचकर कहती है कि शायद मैं एक मॉन्स्टर हूँ इसलिए। पर हीरो से यही सवाल पूछने पर हीरो कहता है कि उनका रीजन है पापा और बाकी लोगों को बचाना और यही उनके लाइफ का पर्पज है। जीरो टू कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लेम पर्पज है। फिर हीरो के कहने पर दोनों स्टेलर्जिया को लेकर बैटल में निकलते हैं और वो एक साथ 5-5, 6-6 क्लाक्सोसॉर्स को मारने लग जाते हैं। ये चीज 90 को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो अपने स्क्वाड को उन्हें इग्नोर करके अपना काम करने को कहता है। वहीं पर बैटल करते हुए हीरो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, पर वो फिर भी अपनी जी जान लगाकर फाइट करने में लगा हुआ था। पर उनकी हेल्प के लिए इचिको आती है क्योंकि उसे पता है कि हीरो की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। इसलिए इचिको कहती है कि स्टेलर्जिया को लेकर वापस अपने पोस्ट पर जाओ, पर हीरो कहता है कि नहीं, हम लोग फाइट कर सकते हैं। पर इचिको उन्हें ऑर्डर देती है कि जल्दी से वापस चले जाओ। और उसके बाद जब सभी छोटे क्लाक्सोसॉर्स मर चुके थे, बस बाकी बचा हुआ था उनका लीडर, जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए पहले स्क्वाड 26 चारों तरफ से पकड़ के उसे डाउन करने की कोशिश करती है, पर क्लाक्सोसॉर अपना फॉर्म चेंज करके स्क्वाड 26 को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए 90 स्क्वाड 26 को ऑर्डर देता है कि उन्हें वापस जाना होगा। पर 90 के फ्रैंक्स के पास ये फ्यूल खत्म हो गया था और क्लाक्सोसॉर उसे मारने के लिए आ रहा था, पर समय रहते जोरों में उसे बचाने में कामयाब रहता है क्योंकि इस फ्रैंक्स में स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद स्क्वाड 26 फॉल बैक कर जाती है और अभी स्क्वाड 13 को ही लीड लेना होगा। और स्क्वाड 13 को बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर वो स्टेलर्जिया की हेल्प लेते हैं तो वो इसे जायंट क्लाक्सोसॉर को बहुत ही इजीली मार सकते हैं। पर इचिको मना करती है और कहती है कि वो स्टेलर्जिया को फिनिशिंग ब्लो के लिए यूज करेंगे, पर जोरो में इस बात को अपोज करता है। पर गोरो बताता है कि बस स्टेलर्जिया की स्पीयर ही इतनी बड़ी है कि वो क्लाक्सोसॉर के कोर तक पहुंच सकती है।
इसलिए उन्हें स्टेलेरिया के लिए एक ओपनिंग को क्रिएट करना होगा और यही प्लान तय होता है। पर असली बात तो यह है कि इचिको हीरो को बचाने के लिए बैटल से दूर रखना चाहती है और गोरो ने इस बात को बस कवर अप किया है। इसके बाद स्क्वाड 13 अपनी जी जान लगाकर ओपनिंग को क्रिएट करने में लग जाती है, पर क्लाक्सोसोर इतना ज़्यादा बड़ा है कि कुछ काम नहीं हो रहा था। वहीं पर हीरो की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने हीरो बैटलफील्ड में उतर ही जाता है। तब स्क्वाड 13 क्लाक्सोसोर के ऊपर एक ओपनिंग क्रिएट करने में कामयाब रहती है और हीरो डायरेक्ट टॉप से हमला करता है उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने, और ये चीज़ काम भी कर जाती है और उन्हें लगता है कि क्लाक्सोसोर डाउन हो चुका है। पर इसी के साथ ही हीरो एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो गया था। पर तब क्लाक्सोसोर फिर से जागकर स्टेलेरिया को बहुत ही दूर फेंक देता है। देन वो अपने फॉर्म को चेंज करता है ताकि वो स्टेलेरिया को क्रश कर सके, और हीरो इस चीज को रोकने की हालत में नहीं था क्योंकि वो बेहोश हो गया है। और क्लाक्सोसोर के जोरदार हमले से स्टेलेरिया पाइप से आकर टकराता है और स्टेलेरिया अपने सिंगल फॉर्म पर आ चुका था क्योंकि हीरो और जीरो-2 का लिंक टूट चुका है। क्लाक्सोसोर इतने में अगेन एंड अगेन स्टेलेरिया पर हमला करने लगता है, जो देख इचिको खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी हीरो की डेथ हो गई है और वो कुछ कर नहीं पाई। सभी हीरो को आवाज दे रहे थे पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता और हीरो भी डिस्कनेक्ट हो गया था। इचिको अब तक अपना हिम्मत हार चुकी थी और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो हीरो को पायलट करने से मना नहीं कर पाई। गोरो तब कहता है कि रोने का समय नहीं है, तुम खुद को संभालो और हमें अभी खुद की मदद करनी होगी और बाकी जितने भी जिंदा है उनकी मदद करनी होगी उन्हें बचाने में। इसके बाद हीरो खुद को आफ्टर लाइफ में देखता है और वो यहाँ पर नाओमी से भी मिलता है, पर उसे खुशी है कि वो आखिर तक पायलट कर पाया, आखिर तक दूसरों के काम आ पाया, इसलिए उसका कोई भी रिग्रेट नहीं है। हीरो इसके बाद अपने सामने जीरो-2 को देखता है। उसे लगता है कि जीरो-2 उसे गुड बाय कहने आई है। हीरो उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँच पाया है, पर जीरो-2 की आंखों में वो उदासी देखता है। तब हीरो को होश आ जाता है, पर वो कोमा में था। वो अपने सामने सब कुछ देख पा रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। वो अपने सामने जीरो-2 को बहुत ही ज्यादा कोशिश करता हुआ देखता है। उसे ये भी पता चलता है कि क्लाक्सोसोर अभी तक नहीं मरा है, इसलिए जीरो-2 अभी तक कोशिश करती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हीरो जानता है कि जीरो-2 यह काम अकेले नहीं कर सकती है, पर वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करने में लगी हुई है। हीरो खुद को कहता है कि मैं अपने सामने जीरो-2 को ऐसे सफर करता हुआ नहीं देख सकता हूँ, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, मुझे स्टेलेरिया को यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे पंख हैं। इतना कहने के बाद हीरो के अंदर जो रेडिएशन फैल चुका था वो रिवर्स हो जाता है, जिसके बाद हीरो जीरो-2 को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद दोनों स्टेलेरिया को अगेन एक्टिवेट करते हैं और वो पहले क्लाक्सोसोर को मोड़कर उसकी कंडीशन बुरी बिगाड़ देते हैं और हीरो को जिंदा देख सभी की आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। पर वो ये भी जानते हैं कि यही उनका मौका है, वो क्लाक्सोसोर को अपना फॉर्म चेंज करने नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो सभी क्लाक्सोसोर को ऐसा करने से रोकते हैं, जिससे कि स्टेलेरिया को उसका कोर दिख जाता है और दोनों अपने फोर्स का यूज करते हुए क्लाक्सोसोर के कोर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहते हैं। और ये जो बैटल थी स्क्वाड 26 भी देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं कि शायद हीरो ने जीरो-2 के सपने को पूरा कर दिया है। यहाँ पर हीरो जीरो-2 को कहता है कि मेरे पास अब फ्रैंक्स को पायलट करने का एक और रीजन है, मैं तुम्हारे पंख बनना चाहता हूँ, ता नहीं अगली बार क्या होगा पर फिर भी। जीरो-2 कहती है कि अगली बार भी तुम ठीक रहोगे, उसके बाद भी और उसके कई बार और भी तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। हीरो उसके बाद जीरो-2 को लेकर बाहर आता है और उन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। इचिको तो इमोशनल होकर उसे हग भी करती है। इसके बाद हम 3 और पैरासाइट्स को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में प्लांटेशन 26 के साथ किसिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद स्क्वाड 13 को एक स्पेशल वेकेशन दी गई है और वो सबके सब पास के एक बीच में आए हुए हैं मस्ती करने। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लाक्सोसोर नहीं है तो वो यहाँ पर बिना किसी फिक्र के मस्ती कर सकते हैं। ऊपर से हीरो को ऑफिशियली पैरासाइट और जीरो-2 का पार्टनर भी बना दिया गया है। इचिको को अभी जीरो-2 के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, पर जीरो-2 ऐसे पार्टनर है जैसी पार्टनर हीरो को चाहिए थी, इसलिए वो खुश है। फिर हम पापा और बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो कि लास्ट बैटल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें हीरो की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और ऐसा ही कोई लड़का जीरो-2 चाहती थी, पर उन्हें फिर भी उन्हें क्लोजली मॉनिटर करना होगा, इसलिए अब से प्लांटेशन 13 को टॉप प्रायोरिटी सर्विलेंस के अंदर आएगा। इसके बाद नाना और हाची भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ऐसा करना ऑब्वियस भी था। तब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब डॉक्टर हीरो और जीरो-2 से बात करने के लिए आए हुए थे। यह है डॉक्टर फ्रैंक्स के क्रिएटर। उनके साथ एक लड़का भी आया हुआ था, ये देखने के जीरो-2 के साथ जो सरवाइव कर पाया है वो लड़का आखिर कैसा दिखता है। हाची ने तब हीरो को पार्टनर बनने की बात कही थी,
अब प्रेजेंट में हाची कह रहा होता है कि कभी कभी फॉरेन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि तुम एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर सको। और अभी बीच पे भेजने का आइडिया भी डॉक्टर का ही है। और अभी बीच पे कोकोरो और मीकू बॉल से खेल रहे होते हैं और उन्हें गोरो जोरो में और फुटो से ताड़ने में लगे हुए थे। फिर वो जीरो2 और हीरो को देखते हैं जो कि अलग स्विम कर रहे होते हैं। जीरो2 कहती है कि ओशन में स्विम करना बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कराता है, पर हीरो जीरो2 को स्विम सूट में ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था, जबकि उसने जीरो2 को बिल्कुल नेकेड देखा है। जीरो2 उसके बाद शुक्रिया कहती है क्योंकि उसी की वजह से आज वो पहली बार ओशन में स्विमिंग कर पाई है। और अगर हीरो उसके साथ रहता है तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है क्योंकि हीरो उसका पंख है। जीरो2 फिर कहती है कि डार्लिंग, हम लोग हमेशा ही एक साथ रहेंगे, है ना? तभी हीरो को डॉक्टर फ्रैंक्स की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जीरो2 को तुम्हारी इमोशंस को कंज्यूम करने मत देना, नहीं तो बाद में तुम ही सफर करोगे। और अभी प्रेजेंट में जीरो2 अगेन लिख करती है और कहती है कि तुम्हारा टेस्ट हमेशा ही मेरी धड़कनें तेज कर देता है। पर हीरो बहुत ही ज्यादा शर्मा गया था। जो देख जीरो2 कहती है कि क्या तुम कोई किस एक्सपेक्ट कर रहे थे? किस एक डिक्लेरेशन होती है और तुम उसे ही किस करते हो जिससे कि तुम प्यार करते हो। क्या तुमने मेरे अलावा किसी और को भी किस किया है? हीरो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्या कहेगा। तब गोरो जोरो में और फुटोसी उसे अंदर खींच लेते हैं। वहीं पर इचिको इकुनो के पास खड़ी थी ताकि इकुनो को यहाँ पर अकेला महसूस ना हो। पर इकुनो कहती है कि वो बुक लाई है तो इचिको चलकर मस्ती कर सकती है। तब मिसुरु आता है और कहता है कि क्या तुम इतने दूर बस पढ़ने आई हो? उसके बाद वो कहता है कि उसे कुछ अजीब सी चीज मिली है। उसके बाद हम गोरो जोरो में और फुटोसी को देखते हैं जो कि हीरो को साइड में लेकर आए थे और पूछ रहे थे कि वहाँ पर आखिर क्या लव और किस की बात हो रही थी और आखिर ये किस होती क्या है। हीरो बात को अवॉइड करके जाने की कोशिश करने में लगा हुआ था, पर जोरो में उसे जाने नहीं देता और हीरो को बताना ही पड़ता है और कैसा फील होता है वो भी बताता है। जैसे धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं और बहुत ही ज्यादा वार्म फील होता है। जोरो में तो बहुत ही ज्यादा बौखला गया था कि यहाँ पर भी हीरो उनसे आगे निकल गया और अभी उसे भी किस फील करनी है कि आखिर उसे कैसा लगता है, तो वो हीरो को ही किस करने की कोशिश करने लगता है। तब इचिको वहाँ पर आती है और फुटोसी उससे ही पूछता है कि आखिर एक किस क्या होती है, पर इचिको इस बात से बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। इतने में मीकू और कोकोरो उन्हें बुलाने आते हैं क्योंकि मिसुरु को यहाँ पर एक सीक्रेट जगह मिली है जो कि पहाड़ों को और जंगल को क्रॉस करने के बाद मिलेगा। पर मिसुरु पहले ही कह देता है कि वो किसी की भी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता है। उसके बाद जब सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, गोरो हीरो से पूछता है कि क्या पार्टनर से भी क्लोज कोई रिलेशन होता है, क्योंकि हीरो और जीरो2 को देखकर उसे ऐसा लगता है। उसे इचिको के साथ बहुत ही ज्यादा मजा आता है, पर शायद उनका रिलेशन ऐसा नहीं है। वहीं पर इचिको तो बस किसके बारे में ही सोचे जा रही थी। इतने में वो सभी उस जगह पर पहुंचते हैं और ये जगह एक एबंडेंट सिटी है। वो सभी शहर में ही घूमने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लांटेशन के अलावा लोगों को और कहीं पर रहते नहीं सुना है। फिर वो एक बहुत बड़े घर में भी जाते हैं चेक करने की अगर यहाँ पर कोई रहता हो, पर घर बिल्कुल खाली था। वहीं पर कोकोरो अकेले ही क्लिनिक में आई हुई थी जहाँ पर उसे प्रेगनेंसी और फर्स्ट चाइल्ड की एक बुक मिलती है जिसे कि वो अपने पास ही रख लेती है। तब ऊपर का रूफ टूट जाता है, पर समय रहते मिसुरु उसे बचा लेता है। दूसरी ओर इचिको एक वीडियो स्टोर के बाहर किसी की एक फोटो देखती है और उनके किस के बारे में सोचने लगती है। तब जीरो2 आकर कहती है कि वो पहले ये कर चुकी है और वो भी अपने डार्लिंग हीरो के साथ। इचिको भी धीरे से कहती है कि वो भी कर चुकी है। तो जीरो2 पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि किस स्पेशल को ही किया जाता है जिससे कि तुम्हें प्यार हो। इतने में हीरो और गोरो उन्हें बुलाते हैं तो आगे कोई बात नहीं हो पाती और शहर घूमने के बाद सब शाम को वापस आ जाते हैं। पर उनके मन में अभी सवाल बाकी थे कि आखिर एग्जैक्टली ये जगह है क्या। जीरो2 बताती है कि लोग पहले यहाँ पर रहा करते थे पर अब नहीं, और ऐसी जगहें दुनिया भर में भरी हुई है। इसके बाद रात को सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। जीरो2 फिर कहती है कि उसे थोड़ा और स्विम करने जाना है और उसके जाने के बाद और खाना वगैरह खाने के बाद हीरो पूछता है कि आखिर ह्यूमैनिटी ने सरफेस को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर स्पेस बहुत ही ज्यादा है और सीनरीज भी बहुत ही ज्यादा है और उनके पास इसका बस एक ही जवाब है और वो है क्लाक्सोसोर। हीरो कहता है कि अगर इंसान कभी माग्मा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट ही नहीं करते तो शायद क्लाक्सोसोर्स कभी बाहर ही नहीं आते। मिसुरु कहता है कि क्या तुम पापा और बाकियों के फैसले पर शक कर रहे हो। जोरो में तो कहता है कि पापा और बाकी सब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जो कि इतने ज्यादा डेंजर में भी बाहर रहते थे और अभी वो सभी उन्हीं लोगों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा खास है और एक दिन वो भी उनके जैसे ही एडल्ट बनेंगे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हीरो थोड़ा शौक होता है। तो जोरो में कहता है कि अब तुम हमारे टीममेट हो। बाकी सब भी इस पर एग्री करते हैं और कोकोरो कहती है कि जीरो2 और हीरो के होने से उसे ज्यादा सेफ फील होता है, क्योंकि उन दोनों ने उन सभी की बहुत बार जान बचाई है।
और फिर इचिको उन दोनों को ऑफिशियल स्क्वाड 13 में वेलकम करती है। इसके बाद जब सभी लोग सो गए थे, हीरो जगा हुआ था और इचिको भी। हीरो कहता है कि उसे नींद नहीं आई है क्योंकि उसे लगा कि इस खूबसूरत जगह में ऐसे सो जाना एक वेस्ट होगा। दोनों उसके बाद नाइट वॉक करते हुए स्टार्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जब दोनों छोटे थे तो हीरो इचिको को स्टार्स के बारे में बहुत सारी बातें किया करता था, जो कि आज भी उसे बहुत ही अच्छे से याद है। इचिको पूछती है कि क्या तुम्हें उस स्टार की बात याद है। हीरो कहता कि 15th स्टार ऑफ ओरियन। 15th होने की वजह से हीरो ने उसका नाम इचिको स्टार रखा है क्योंकि इचिको का कोड है 015। पर ये स्टार इतना डार्क है कि दिखता ही नहीं है। पर दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन स्टार को एक साथ मिलकर देखेंगे। फिर वो थोड़ी और बातें करते हैं और इचिको बहुत ही अच्छे मूड में लग रही थी। वो कहती है कि मैं लीडर के तौर पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी, तो 02 के अलावा मुझ पे भी अटेंशन देना। इचिको उसके बाद कहती है कि उनका जो किस था उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल था और वो चाहती है कि वो दोनों हमेशा ही एक साथ रहें। पर हीरो शूटिंग स्टार्स को देखने की वजह से बातों को सुन नहीं पाता और इन शूटिंग स्टार्स को 02 भी अकेले देख रही होती है। यहाँ पर हीरो कहता है कि शूटिंग स्टार्स को देखकर अगर कोई विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। तो तुमने कौन सी विश मांगी? इचिको कहती है कि मैंने कहने की कोशिश करी थी बेवकूफ हीरो। अब नेक्स्ट सीन में स्क्वाड 13 एक क्लाक्सोसॉर से फाइट कर रही होती है। बैटल बहुत ही स्मूथली जा रहा था पर तभी क्लाक्सोसॉर उन पर एक लिक्विड जैसा कुछ डाल देता है, पर इससे कुछ होता नहीं। इतने में लिक्विड अंदर गिरने लगता है और ये एक एसिड जैसा काम करता है जो कि बस पायलट सूट को ही जला रहा था। पर क्योंकि इससे कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, लड़कियों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। पर लड़कों के तो यहाँ पर बिल्कुल मजे थे, खास करके जोरो में और फुटोसी। और इस हाल में ही वो बैटल को कंटिन्यू करते हैं और क्लाक्सोसॉर को मारने में कामयाब भी रहते हैं। पर अब सूट ज्यादा जलने की वजह से बॉडी एक्सपोज होने वाली थी और हीरो शर्म के मारे कह देता है कि 02 एक्सपोज हो रही हो। इस बात पर जोरो में और फुटोसी गुस्सा करते हैं और फिर लड़कियां भी देख लेती हैं कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म भी आ रही थी और इसके बाद लड़कों की क्लास लगाई जाती है उनके इस क्रिप बिहेवियर की वजह से। गोरो कहता है कि हम लोगों ने इसलिए नहीं बताया ताकि तुम लोग बैटल से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। पर फुटोसी दिल से कहता है कि कोकोरो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और कोकोरो इससे बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। पर मिसुरु को स्टार्टिंग से इस सब चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो चला जाता है और इस सब से 02 को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हीरो फिर शांत करने के लिए कहता है कि 02 ने उसे कहा था कि एज ए पैरासाइट थोड़ा ठरकी होना अच्छा होता है और 02 भी इस पर हाँ कहती है। इसके बाद लड़कियां नहाते हुए बातें कर रही होती हैं कि लड़के आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इचिको कहती है कि उसे लग रहा था कि उनकी बॉन्डिंग अच्छे से बढ़ रही थी पर अभी सब कुछ खत्म हो गया है। और मीकू तो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो कहती है कि हमें अभी लड़कों को अलग करना ही होगा और वो पूरे बोर्डिंग हाउस को 2 हिस्सों में बांट देती है और अगर किसी ने लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करेगा। ये सारी चीजें नाना और हाजी को पता चल जाती है जो कि डॉक्टर फ्रैंक्स को इसके बारे में बताते हैं कि ये पहली बार है जब एक स्क्वाड के सारे मेंबर्स ने एक साथ ही प्यूबर्टी हिट करी है जो कि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है। नाना कहती है कि एपीई के मैनुअल के हिसाब से उन्हें अभी का भी इंटरवेन कर इशू को रिजोल्व करना होगा, पर डॉक्टर फ्रैंक्स ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि यही एक टेस्ट है तो उन्हें क्लोजली मॉनिटर करना है ना कि इंटरवेन करना है। वहीं लड़कियां इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी पर 02 को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो मजे से हीरो के साथ बैठकर बातें कर रही थी, इसलिए लड़कियां 02 के साथ बात करने जा रही होती है। तब गोरो, जोरो में और फुटोसी लेक में नहाकर ऐसे वापस आ रहे थे और लड़कियों को बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहे थे क्योंकि लड़कों को भी नहाने की भी परमिशन नहीं है। इसके बाद लड़कियां बाथरूम साफ कर रही होती है और इचिको बताती है कि यह आइडिया जरूर गोरो का होगा क्योंकि वही कुछ ऐसा सोच सकता है। मीकू कहती है कि जैसे इनविजिबल केयरटेकर कुकिंग और लॉन्ड्री कर देते हैं काश वो बाथरूम को भी साफ कर देते। उसके बाद लंच के समय गोरो, जोरो में और फुटोसी ने पहले डिनर एरिया को क्लेम कर लिया था। गोरो आइडिया देता है कि इन रूल्स को छोड़ो और यहाँ पर आकर खाना खाओ और मीकू को इतनी भूख लगी थी कि वो जाने वाली थी पर दूसरी लड़कियां उसे रोकती है पर अभी इसी वजह से उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। पर 02 अंदर चलकर खाना खाती है क्योंकि वो तो इन रूल्स को मानती ही नहीं है। पर इस सब की वजह से हीरो बहुत ही ज्यादा चिंता में था। वो 02 से कहता है कि उन्हें इस झगड़े को जल्दी से जल्दी बंद करना होगा पर 02 कहती है कि उसे तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी ओर जब कोकोरो गार्डन में पानी देने आई थी वो अंदर मिसुरु को खड़ा देखती है। मिसुरु कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अकेले टाइम स्पेंड कर सकता है और उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। कोकोरो फिर पूछती है कि तुम्हारा इस फाइट को लेकर क्या कहना है। मिसुरु कहता है कि ये सभी बेतुकी की चीज है। उसके बाद कोकोरो के फर्स्ट चाइल्ड वाली बुक गिर जाती है जो कि मिसुरु देख लेता है पर वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर इचिको, इकुनो और मिको फर्स्ट फ्लोर आई हुई थी खाना ढूंढने
और ये पहली बार है जब वो यहाँ पर आई है। उन्हें यहाँ पर 2 कमरे सील्ड मिलते हैं, पर क्यों उन्हें पता नहीं चलता है। तब 02 वहाँ पर आती है और बाकी लड़कियाँ उसे कहती है कि अगर वो हेल्प करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर 02 कहती है कि वो जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल लेम है, पर इचिको कहती है कि वो बिल्कुल सीरियस है। 02 थोड़ा सोचती है और कहती है कि ठीक है, मैं भी ज्वाइन करूँगी। फिर वो बाथरूम लड़कों के लिए अलाउ कर देती है और गर्ल्स बाथरूम को बॉयज़ बाथरूम में चेंज कर देती है। और उसके बाद शाम को जब लड़के चेंज करके नहाने जाते हैं तभी लड़कियां भी नहा रही होती है और वो सभी के सभी बिल्कुल नेकेड थे। और फिर क्या होना था, लड़कियों को बाथरूम में जो भी मिला वो उन्हें लड़कों के ऊपर फेंकने लगे और पीछे से 02 उनके कपड़े लेकर भाग जाती है। हीरो भी जाता है कपड़े लेने तो 02 कहती है कि ये एक रियल फाइट है, तो दिखाओ कि तुम में आखिर कितना दम है। हीरो 02 को पकड़ने की कोशिश करता है और भागते भागते वो छत पर पहुंच जाता है, जहां पर 02 कपड़े हीरो पर फेंक देती है और वह बहुत ही जोरों से हंस रही थी। हीरो फिर पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। 02 कहती है कि मैं एक ह्यूमन फाइट में हिस्सा लेना चाह रही थी, क्या मैं अभी थोड़ा और ह्यूमन लग रही हूँ। जिसके बाद वो एक ड्रामेटिक जंप करती है जिससे कि हीरो के धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं पर जोरों में समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें फ्रेम किया गया है और उनका कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है, पर कोई भी उसका कुछ नहीं सुनता और मिस्रो बाहर चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि सभी चीजें बिल्कुल लेम है। तब नाना और हाचे वहां पर आते हैं और उन सभी को बहुत ही ज्यादा डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अगर इस समय पर एक क्लाक्सोर आ जाता तो तुम लोग क्या करते। सबने 02 को पकड़ा हुआ था क्योंकि बाथरूम का कांड उसकी वजह से हुआ है। 02 फिर जाने से पहले कहती है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी कह दो, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में तुम लोगों को मरना ही है। वहीं पर लड़कों के कमरे में भी सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, खास करके जोरों में। पर हीरो कहता है कि उसे तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि इस सब की वजह से उसने पहली बार 02 को दिल खोलकर हंसता हुआ देखा और वो 02 को और भी अच्छे से जानना चाहता है ताकि वो उसे और भी अच्छे से सपोर्ट कर सके। और ये सिर्फ 02 ही नहीं, बाकी लड़कियां भी है। वो अपने फुल बॉडी का कंट्रोल उन्हें दे देती है और बैटल में जो कुछ भी होता है उन्हें ही झेलना पड़ता है, पर वो फिर भी लड़कों पर भरोसा रखकर उन्हें हैंडल करने देती है। इसलिए हीरो चाहता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ताकि वो 02 को और भी अच्छे से सपोर्ट कर सके। यह बातें सभी लड़कों को भी समझ आ जाती है, उन्हें भी बुरा लगता है और वो समझ आते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर लड़कियां भी, खास करके कोकोरो बात करती है कि ऐसे बिल्कुल चीजें नहीं चल सकती है। बहुत सी चीजें हैं जो कि वो लड़कों के बिना नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैंक्स को पायलट करना। लड़के थोड़े ठरकी होते हैं पर यही उन्हें अलग बनाती है। इसी तरह उनका जन्म हुआ है और उन्हें एक पैर में ही रहकर काम करना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सभी लोग समझ आते हैं कि उन्हें झगड़े को खत्म कर देना चाहिए, पर मीकू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो चली जाती है। उसके बाद लड़के आते हैं बात करने और इची को बताती है कि मीकू कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो वो सभी मिलकर मीकू को ढूंढने लग जाते हैं। और मीकू ऊपर एक सील्ड कमरे में गुस्से में बैठी हुई थी। तब उसे कमरे में एक स्क्वाड की फोटो दिखती है, जिसे देख मीकू जोरों से चीखती है और बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। हीरो भी इस फोटो को देखता है पर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये बच्चे है कौन और आखिर ये कमरा भी किसका है। 02 बताती है कि शायद ये फॉर्मर स्क्वाड 13 की फोटो है। उन्हें याद आता है कि उनसे पहले भी यहाँ पर एक ग्रुप हुआ करती थी, पर अभी वो कहाँ पर हैं। 02 कहती है कि उनकी डेथ हो गई है। इस सबसे मीकू बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। गौरव फिर कहता है कि अगर हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पाते हैं तो हमारा सर्वाइव करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, पर मिसुरु और हीरो नहीं, क्योंकि वो तो इसमें पहले से थे ही नहीं। उसके बाद अगले दिन वो चलकर उस कमरे को ठीक करते हैं और लाइलेक्स फूलों को भी चेंज करते हैं, जो कि दोस्ती, अच्छी यादें और यूथ को दर्शाती है। उसके बाद अगले सीन में वो सभी फ्रैंक्स में बैठने जा रहे थे। हीरो तब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मुझसे दिल खोलकर बातें करो, क्योंकि मैं तुम्हें और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ। 02 हाथ पकड़ती है और कहती है कि डार्लिंग, इस हाथ को कभी जाने मत देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को ही एक एक प्रेजेंट मिला हुआ था, जिसे पाकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। 02 के पूछने पर हीरो बताता है कि वो पापा से जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं और उन्हें इस दिन तोहफे को दिया जाता है। और हीरो ने इस बार एक बर्ड्स इलस्ट्रेटर की बुक ली है। जोरो में उसके बाद पापा का भेजा हुआ मैसेज पढ़ता है, जिसमें बेसिकली उनकी तारीफ की गई थी प्लांटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस बात से वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। उसके बाद गौरव देखता है कि इचिको छुपकर हीरो और 02 को बात करता देख रही थी। हीरो 02 को नाओमी का दिया हुआ एक मिरर गिफ्ट करता है, क्योंकि सबको गिफ्ट मिले थे पर उसे नहीं मिला था, और गिफ्ट पाकर 02 बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि गिफ्ट पाने के बाद इतनी ज्यादा खुशी होती है, और ये सारी चीजें ऑब्वियसली इचिको को पसंद नहीं आ रही थी। तब हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जब बोथ गौरव और हीरो ने इचिको के लिए हेयर क्लिप बनाए थे, पर गौरव के देने से पहले हीरो ने उसे दे दिया था, और आज तक गौरव इस हेयर क्लिप को दे नहीं पाया है।
हीरो फिर नहाकर वापस आता है तो गौरव बताता है कि उसने सब कुछ देख लिया है। हीरो के पूछने पर गौरव बताता है कि यह वो हेयर क्लिप है जो कि वह बहुत पहले ही देना चाह रहा था पर दे नहीं पाया। गौरव उसके बाद प्यार की बातें करने लगता है और कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि जब कोई इंसान तुम्हारे लिए स्पेशल हो जाता है तभी प्यार होता है। इचिगो के लिए हमेशा से हीरो स्पेशल होता आया है और उसके लिए इचिगो। और गौरव रिवील कर देता है कि उसे पता है कि इचिगो और हीरो ने किस करी थी। उसे बहुत अच्छे से पता है कि इचिगो किस चीज़ पर खुश होती है और किस चीज़ पर रोती है। और इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया है, पर वो इतना तो क्लियर हो गया है कि आखिर वो क्या चाहता है, उसका दिल क्या कहता है। और उसका दिल कहता है कि उसे इचिगो से प्यार है, पर अभी चीज़ें जैसी है उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी ओर 02 हीरो के दिए हुए मिरर में खुद को देख रही होती है। उसके बाद रात को उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि एक ग्यूटेनबर्ग क्लास का क्लाक्सोसर उनकी तरफ ही आ रहा है और उन्हें इस अटैक को रोकना ही पड़ेगा और उन्हें इस बार ज़्यादा दूर ट्रैवल करना होगा टारगेट को ख़त्म करने के लिए। और ये क्लाक्सोसर काइंड ऑफ जेलीफिश की तरह दिखता है। जोरो में बिना वेट के हमला कर देता है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। पर जब जोरो में किसी तरह बचने में कामयाब रहता है, क्लाक्सोसर उस पर एक्सप्लोजिव्स गिराता है। पर इस सब के बाद भी जोरो में ने हार नहीं मानी थी और उसे कोर भी दिख जाता है तो वो अगेन हमला करता है, पर वो इस बार पकड़ा जाता है तो उसे बचना डेल्फिनियम आता है और जोरोमे के बदले वो पकड़े जाते हैं। तब क्लाक्सोसर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है और सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। गौरव को जब होश आता है इचिगो यहाँ पर नहीं थी क्योंकि एक्सप्लोजन होने से पहले गौरव ने उसे बाहर निकाल दिया था। उसके बाद हीरो गौरव से कांटेक्ट कर पाता है और गौरव सबसे पहले इचिगो के बारे में ही पूछता है कि वो कैसी है। हीरो बताता है कि वो ठीक है, बस छोटे मोटे चोटें ही आई है। गौरव को उसके बाद पता चलता है कि वो अभी क्लाक्सोसर के अंदर है जो कि एक्सप्लोजन के बाद हुआ है। फिर उन्हें ऑर्डर दिया गया रिट्रीट करने का, जिसका हीरो को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो बिना मदद किए वापस आ गए। पर वो कुछ सोच रहे हैं और वो जल्दी उसे बचा लेंगे। गौरव भी कहता है कि ठीक है, मैं भी कुछ सोचता हूँ और वो पावर बचाने के लिए सेफ मोड को ऑन कर देता है। यहाँ पर बात हो रही होती है कि अभी क्या करना है। 02 कहती है कि पावर खत्म होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी और अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो सभी लोग बाद में मरेंगे। तभी इचिगो भाग कर आती है क्योंकि गौरव के इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ऊपर से गौरव, जिसे पता है कि वो इचिगो के बिना डेल्फिनियम को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसने भी उसे बाहर निकाल दिया। आखिर वो सोच क्या रहा था। मिको तब कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है गौरव तुम्हारे कितने फिक्र करता है। जब तुम्हें लगा था कि हीरो की डेथ हो गई है तब तुम्हें किसने संभाला था। तुम बस लीडर करना जानती हो और कुछ नहीं। जरूर तुम्हारे जैसा कोई पार्टनर गौरव के लिए सरदर्द होगा। इसके बाद नाना और हाजी आते हैं क्लाक्सोसर की जानकारी लेकर। क्लाक्सोसर अपने फ्लूइड्स का यूज करके एक्सप्लोजन्स करता है, पर अभी गौरव जहाँ पर है वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। पर अभी उनके टॉप प्रायोरिटी है क्लाक्सोसर को प्लांटेशन तक आने से रोकना, जो कि वो 1 घंटे में यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए पहले उन्हें क्लाक्सोसर को खत्म करना होगा और तब देखा जाएगा कि गौरव को बचाया जा सकता है या नहीं। और ये मिशन अभी 15 मिनट में ही शुरू हो जाएगा। इचिगो तब कहती है कि उसे गौरव से बात करनी है। गौरव से कांटेक्ट किया जाता है और इचिगो गौरव पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है ऐसा कुछ करने के लिए। आखिर उसने क्या सोचकर उसे बाहर निकाला था। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बस इंतजार करना। पर गौरव कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है और मैं इस क्लाक्सोसर को मार सकता हूँ। और वह पावर बचाने के लिए कॉल को काट देता है। इचिगो फिर हाची से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दिया जाए क्योंकि वो जानती है कि गौरव कुछ उल्टा ही करेगा जिससे कि उसकी जान खतरे में आ जाएगी। हीरो भी यही बात करता है। नाना पूछती है कि पर तुम लोग ऐसा करोगे कैसे। तब 02 बताती है कि क्लाक्सोसर के ऊपर एक खाली जगह होती है और वो वहां से अंदर जा सकते हैं। और फिर अगले सीन में जेनिस्टा और क्लोरोफाइटम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े हुए थे और अर्जेंटिया और स्टेलिडजिया आगे जा रहे थे और इचिगो स्टेलिडजिया के हाथों में है। 02 पहले ही वॉर्न करती है कि ऐसा कुछ करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, पर इचिगो कहती है कि मैं करूंगी और मुझे तुम पर भी भरोसा है। उसके बाद जोरो में उन्हें ऊपर भेज देता है और स्टेलिडजिया इचिगो को अंदर भेज देती है। वहीं पर गौरव की कंडीशन खराब होती जा रही थी। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गौरव कुछ बच्चों से पीट रहा था पर हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब इचिगो ने आकर उसकी हेल्प करी और कहा कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो वो काम हम लोग मिलकर कर सकते हैं। और तब से ही उसे इचिगो से प्यार हो गया था, पर वो समझ नहीं पाया था। पर हीरो उससे पहले इचिगो का प्यार बन चुका था। पर गौरव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हीरो बहुत ही अच्छा लड़का था और उसका दोस्त भी। अभी प्रेजेंट में क्लाक्सोसर ऑलमोस्ट लाइन को क्रॉस करने ही वाला था और गौरव को इतने देर में बचाया नहीं जा पाया तो उन्हें इस पर हमला करना ही पड़ेगा। वहीं पर गौरव सोच रहा था कि उसे लगता था कि अगर इचिगो उसके फीलिंग्स को नहीं समझती है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज़ है जो कि वो रिग्रेट कर रहा है। पर अभी टाइम हो चुका सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का क्योंकि अभी कोई और चारा नहीं बचा है। पर अच्छा होता अगर वो अपने दिल की बात कर पाता। तब इचिगो अंदर आ जाती है और गौरव कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने कहा था ना मैं ठीक रहूंगा।
इचिको कहती है कि तुम एक इडियट हो, तो मुझे पता है कि तुम खुद से इस चीज को फिक्स करने की कोशिश करोगे और खुद ही को ही तुम हर्ट करोगे। तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना देख लो, पर हमेशा कहते हो कि तुम संभाल लोगे। पर अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम लोग सच में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद गौरव बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और वो अपने पूरे लाइफ में इन बातों को सुनकर सबसे ज्यादा खुश हुआ है। फिर वो सभी मिलकर डेल्फिनियम को एक्टिवेट करते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को अंदर डालकर बाहर आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और क्लाक्सोसॉर भी मारा जाता है। पर इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था। दोनों फिर एक दूसरे को फर्स्ट एड करते हैं और फिर गौरव देखता है कि इचिको की हेयर क्लिप कहीं निकल गई है, तो वो जिस हेयर क्लिप को देने चाह रहा था उसे वो दे देता है और कह देता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार है। इचिको उसे पार्टनर बने रहने के लिए शुक्रिया कहती है और ये भी कहती है कि मुझे अभी तक नहीं पता है कि इस प्यार चीज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। गौरव कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई आंसर देने कह रहा हूँ, बस कुछ और देर मुझे ऐसे ही रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग जोरोमे के सपने को देखते हैं। उसके चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। बहुत दूर एक ब्राइट लाइट थी जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसे सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था। पर ये आंसू खुशी के थे या गम के उसे समझ नहीं आता। और जब लाइट उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है वो चीख कर उठता है और ये सपना उसे रोज आता है, पर समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों। और अभी प्रेजेंट में स्क्वाड 13 एक क्लाक्सोसॉर को मार रही होती है और ये चीज बहुत ही ईजी था, पर जो इसका फिनिशिंग ब्लो था जोरोमे कहता है कि ये वो करेगा और वह बहुत ईजिली ये करने में कामयाब भी रहता है। इसके बाद पापा और बाकी मेंबर्स स्क्वाड 13 के ब्रिलियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सभी स्क्वाड में उनका जो तालमेल है वो सबसे ज्यादा बेहतर है और अभी टाइम आ चुका है उन्हें नेक्स्ट स्टेज में भेजने का। ग्रैंड क्रीवेस एरिया में अभी क्लाक्सोसॉर की एक्टिविटी को डिटेक्ट की गई है और ये स्क्वाड 13 की ड्यूटी है कि वहां पर 02 को सेफली लेकर पहुंचना। पर उससे पहले उन्हें स्क्वाड 13 को एक अवार्ड देना चाहिए जो कि एंशिएंट टाइम से सोल्जर्स को इंस्पायर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है। दूसरी ओर जोरोमे और मीको हमेशा की तरह फाइट कर रहे होते हैं। 02 वहीं पर कुछ सोच रही होती है। नाना उसके बाद सभी को बताती है कि उन्हें कल फॉर्मल ड्रेस में तैयार होना है क्योंकि उनके हाई अचीवमेंट्स के लिए उन्हें कल मेडल दिए जाएंगे, मतलब कि वो अभी सिटी में भी जा सकेंगे। और इस बार जोरोमे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वही सबसे ज्यादा सिटी में जाना चाहता है। नाना उसके बाद 02 को कुछ टेस्ट करने को कहती है, पर 02 कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो ये टेस्ट बाद में कर लेंगे। उसके बाद अगले दिन वो सभी फॉर्मल्स में तैयार होते हैं और उन्हें सिटी में से होकर एपी के पार्लियामेंट हेडक्वार्टर लेकर जाया जाता है और स्क्वाड 13 पहली है जिन्हें कि यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्राइड की बात है। फिर वहाँ पर जो आदमी था वो सभी को पर्सनली उनकी तारीफ करता है और बस इतना ही, सेरेमनी यहीं पर खत्म होती है। और फिर सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस चलकर जाएंगे ताकि उन्हें सिटी का एक अच्छा व्यू मिल सके। सिटी में उन्हें ऐसे चलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और जोरोमे का तो सपना है कि वो एक एडल्ट बनकर यहाँ पर एक घर लेकर यहाँ पर रहना चाहता है। हीरो उसके बाद 02 से पूछता है कि उसने इस सिटी को एक डेड सिटी क्यों कहा था, तो 02 कहती है कि ये है इसलिए। उसके बाद वो सभी मेन एनर्जी सोर्स को भी देखते हैं, पर गोरो के कन्फेशन के बाद इचिको सही से बात नहीं कर पा रही थी, तो गोरो उसे कहता है कि उस बात को दिमाग से निकाल दो और बिल्कुल केयर फ्री हो जाओ। पर जोरो में जिसे ज्यादा ही चुल मची हुई थी वो एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर आ जाता है जहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं था और सभी लोग इतने में वापस भी जा चुके थे और उसके कॉन्टैक्ट डिवाइस की बैटरी भी खत्म हो गई है। इसलिए जोरो में सिटी में जो घर है उनसे हेल्प लेने की कोशिश करता है, पर कहीं से भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद उसे एक आदमी दिखता है, पर वो उसे इग्नोर करके चल देता है। जोरो में उसके बाद नीचे उतरने की कोशिश करता है और वो गिर जाता है, जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है एक लेडी के घर पे जिन्होंने कि उसका ध्यान रखा था जब वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। वो कहती है कि जोरोमे की बॉडी बहुत ही अलग है, तो मेडिकल चेकर से काम नहीं बना था, उन्हें दूसरे चीजों का यूज करना पड़ा था। फिर वो जोरोमे के बाद सभी को ही इन्फॉर्म करने जा रही थी, पर जोरोमे कहता है कि उससे पहले उसे कुछ बातें करनी है क्योंकि उसे एडल्ट बनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद वो अपना चेहरा दिखाती है और वो एक ओल्ड लेडी है। वो घर को सैनिटाइज करती है और जोरोमे को स्नैक्स भी देती है जो कि बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आता है। जोरोमे ओल्ड लेडी को भी खाने कहता है, पर वो कहती है कि वो ये सब कुछ नहीं खाती, बहुत सालों से वो नहीं खाई है, उन्हें तो टेस्ट भी नहीं पता है, उन्हें बस रोज इनफ न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है और वही ठीक है। जोरोमे को फिर पता चलता है कि यहाँ पर ओल्ड लेडी का एक पार्टनर भी है, पर पार्टनर्स रखना एक ओल्ड कस्टम है और इसका कोई भी यूज नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर मैरिज को ओल्ड कस्टम कहा जा रहा है और उन्होंने तो अपने पार्टनर के साथ कई सालों से बात तक नहीं करी है। वो तो अपने पार्टनर के वॉइस को भी भूल चुकी है कि आखिर वो कैसा है। और यहाँ पर खुश रहने के लिए लोग डोपामिन का डोज लेते हैं। ओल्ड लेडी उसके बाद टायर्ड हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत सालों बाद इतनी सारी बातें एक साथ कही है
क्योंकि उन्हें यहाँ पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो एक दूसरे की जिंदगी में दखल ही नहीं देते और अपने में ही रहते हैं। जोरो में तब कहता है कि उसके जो पार्टनर है मीकू वो बहुत ही खराब है, हमेशा ही चिल्लाती रहती है। और लेडी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पार्टनर चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो मिशन में प्रॉब्लम होगी। पर जोरो में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और मीकू को बस वही संभाल सकता है और कोई दूसरा नहीं। वैसे वो जब चुप रहती है काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और बैटल के समय किसी वजह से जोरो में हमेशा ही मीकू को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर वो अपना कोड भी बताता है जिसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही जानती है। ऑलरेडी उसके बाद इन्फॉर्म कर देती है कि वो यहाँ पर है क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा थक गई है। पर वो जब भी कॉल करके वापस आती है वो देखती है कि जोरो में किसी वजह से रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले मिल चुके हैं। तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जब बचपन में ऑलरेडी जोरोमे को देखने आती थी। पर वो अभी कहती है कि वो दोनों पहली बार यहाँ पर मिल रहे हैं। जोरोमे फिर कहता है कि उसे हमेशा से ऐसा फील होता आया है कि कोई है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। पर लेडी कहती है कि शायद वो गलती कर रहा है और वो है जो कि सिटी और बाकियों को क्लाक्सोसोर से बचा रहा है। जोरोमे फिर कहता है कि जब वो एडल्ट बनकर यहाँ पर रहने आएगा क्या वो उसके दोस्त बनेंगी। ऑलरेडी कुछ कहने जा रही होती है पर जोरोमे को लेने लोग आ जाते हैं। दो लोग जोरोमे को टेस्ट कर रहे होते हैं और एक आदमी ऑलरेडी से बात कर रहा होता है। वो गुस्सा करता है कि ऐसे इन्फेक्टेड बच्चों को यहाँ पर अंदर आने देना नहीं चाहिए। और वो ये भी कहता है कि बच्चे विक्टिम है और इनकी किस्मत सच में ही बहुत ज्यादा खराब है। और फिर बोर्डिंग हाउस में जब जोरोमे की बात सबको पता चलती है मीकू की चिंता दूर होती है। पर वो गुस्से में कहती है कि अभी एक हफ्ते तक उसे बाथरूम साफ करना होगा। उसके बाद जब जोरोमे वापस आकर बाथरूम साफ कर रहा था हर बार की तरह मीकू और वो झगड़ने लग जाते हैं। पर वापस आने के बाद जोरोमे ने कुछ दिनों तक सोचा कि आखिर वो ऑलरेडी कौन थी, पर उसे इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने सोचना ही बंद कर दिया और वो तभी ऑलरेडी के बारे में भूल भी चुका है। पर अभी इस इंसिडेंट के बाद उसे जो सपना हर रात को आया करता था वो भी आना बंद हो गया है। अब अगले सीन में मिसरू को एक फ्लैशबैक आता है जब हीरो को पहली बार उनका लीडर बनाया गया था। तब मिसरू के आंखों में उसके लिए बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट थी, पर वो किसी वजह से अभी हीरो को बिल्कुल एक धोखेबाज मानता है और ये जो नाइटमेयर है उसे हमेशा ही परेशान करता रहता है। और उस इंसिडेंट के बाद मिसरू ठान चुका था कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा और कभी किसी से कोई प्रॉमिस भी नहीं करेगा, क्योंकि इन दी एंड उसका ही दिल टूटता है। नेक्स्ट सीन में स्क्वाड 1325 कॉन्रेड क्लास के क्लासोसर को मार के वापस आई थी और उनके इस हाई अचीवमेंट की वजह से उन्हें एस प्लानिंग एरिया में अपॉइंट किया जाता है। पर उसी के साथ मिसरू और इकुनो को उनके किल काउंट को बढ़ाने को भी कहा जाता है। और स्क्वाड 13 की ऐसी रैपिड ग्रोथ कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। शायद ऐसा उनके प्यूबर्टी की वजह से हो रहा है। पर डॉक्टर फ्रैंक्स भी कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। फिर अगले दिन स्क्वाड 13 फ्रैंक्स के साथ एस प्लानिंग एरिया को गार्ड कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। वहीं पर कोकोरो और फुटोसी उनके बढ़ते बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा ही एक दूसरे के पार्टनर बने रहेंगे। इससे फुटोसी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और वो कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर ये बातें दूसरे भी सुन रहे थे। तब कॉन्रेड क्लास के कुछ क्लाक्सोसर्स अगेन हमला कर देते हैं, पर क्लोरोफाइटम इसमें हिस्सा नहीं ले पाती क्योंकि मिसरू अंदर ही बेहोश हो गया था। क्लाक्सोसर्स को बाकियों ने संभाल लिया था और मिसरू को यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। दूसरी ओर सभी लोग मिसरू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही कमजोर है, इसलिए बचपन में ही उसे एलिक्सर इंजेक्शन दिया गया था जिससे कि पैरासाइट का एप्टीट्यूड बढ़ता है, पर इसके सर्वाइवल रेट बस 15% है। गौरव आगे बताता है कि मिसरू पहले हीरो को फॉलो करता रहता था पर अब इसका पूरा उल्टा हो गया है। पर ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। पर यह सब कुछ शुरू हुआ था इंजेक्शन लेने से कुछ समय पहले और तब हीरो भी थोड़ा चेंज हो गया था। उसी रात मिसरू को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर मिसरू कह रहा होता है कि वो हीरो के साथ पायलट करना चाहता है, पर क्योंकि वो कमजोर था इसलिए उसने इंजेक्शन भी लिया था। अब अगले दिन मिसरू का फीवर कम हो गया था और वो एक फ्रैंक्स को पायलट करने देने को कहता है, पर उसकी कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए नाना सभी को बुलाती है और उन्हें बताती है कि अगर वो पार्टनर सफल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसलिए सभी एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, पर कोई भी चेंज के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वहीं पर हीरो 02 से पूछ रहा था कि उसे आखिर क्या हुआ है, वो उसे दिल खोल कर बात कर सकती है। पर 02 कहती है हम स्टेलिट्जिया को यूज करने के लिए जितना समझते हैं उतना ही काफी है और वो चली जाती है। यहाँ पर इकुनो बता रही होती है कि मिसरू खुद को फेस करने से डरता है। उसे पापा या बाकी एडल्ट से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो बस। मिसरू तब गुस्से में कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो। फिर डिस्कशन के बाद नाना पूछती है कि क्या किसी को पार्टनर चेंज करना है। इकुनो कहती है कि उसे पिस्टल एंड पिस्टल ट्राई करना है
ताकि ज़रूरत के समय पर काम आ सके। एक्चुअली लड़कियों को पिस्टल कहा जाता है और लड़कों को स्टेमन कहा जाता है। तब कोकोरो कहती है कि वो मिसुरु के साथ राइड करना चाहती है, जिससे फुटोसी का दिल ही पूरा टूट जाता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा ही उसके पार्टनर बनी रहेगी। इसके बाद टेस्ट किया जाता है पर पिस्टल काम नहीं करता। वहीं पर मिसुरु और कोकोरो को रिक्वायर्ड रेटिंग्स मिल रहे होते हैं और अब टेस्ट के बाद फुटोसी जोरों से रो रहा होता है क्योंकि उसका दिल पूरा टूट गया है। तब कोकोरो ने मिसुरु के साथ राइड करी इसी वजह से। हीरो कहता है कि कोकोरो बहुत ही अच्छी लड़की है, तो उसे लगा होगा कि उसे मिसुरु के लिए कुछ करना चाहिए। तब मिसुरु वापस आता है और उसे देखकर फुटोसी कहता है कि क्या तुम्हें मुझे ऐसे देखकर दया आ रही है। मिसुरु कहता है कि पार्टनर कोई भी हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और फुटोसी गुस्से में उसे मारने के लिए जाता है पर खुद ही टकरा जाता है। हीरो मिसुरु को कहता है कि प्लीज फुटोसी के फीलिंग्स को समझो, पर मिसुरु गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ तुम कह रहे हो। यहाँ पर फुटोसी कह रहा होता है कि कोकोरो उसके लिए कितने ज्यादा स्पेशल थी। अब अगले सीन में कोकोरो एक बेबी डॉल के साथ गार्डन में आई हुई थी। तब मिसुरु वहाँ पर आता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। कोकोरो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इंसानों ने बच्चे करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पहले ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल हुआ करता था। मिसुरु कहता है शायद ये एक टाइम वेस्ट है इसलिए, और अभी इसकी किसी को जरूरत भी नहीं है। मिसुरु फिर पूछता है कि तुमने मेरा पार्टनर बनना चूज क्यों किया। अभी इसी वजह से फुटोसी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही थी। कोकोरो कुछ बताने जा रही होती है पर तभी अलर्ट जारी हो जाता है क्योंकि उनकी तरफ ग्यूटेनबर्ग क्लास का एक बहुत ही बड़ा क्लाक्सर उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। अब मिशन में जाने से पहले फुटोसी मिसुरु को कहता है कि कोकोरो का ध्यान रखना, प्रॉमिस करो। पर मिसुरु कहता है कि फालतू मत बको, जिससे फुटोसी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। पर कोकोरो कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। इसके बाद मिशन स्टार्ट होती है और स्टेलिजिया बिल्कुल रेकलेसली हमला करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो पकड़ी भी जाती है। उसे जोरों में और गोरो बजाते हैं पर वो एगन हमला करने चली जाती है और क्लाक्सोसोर के जो टुकड़े हो रहे थे उनमें से छोटे छोटे क्लाक्सोर बनते जा रहे थे, क्योंकि ये क्लाक्सोसोर बहुत सारे कॉन्डेड क्लास के क्लाक्सोसोर से मिलकर बना है। पर ज़ीरो टू तो बिनारू का लगातार हमला करे जा रही थी, जिससे कि हीरो को जबरदस्ती रोकना पड़ता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या करना है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट से कोई काम नहीं बन रहा। इसलिए जेनिस्टा और क्लोरोफाइटम जो कि लॉन्ग रेंज हमला कर सकते हैं वो आगे आते हैं और जितने छोटे क्लाक्सोसोर्स होते हैं उन्हें खत्म करने लगते हैं, जिनमें कि हीरो भी आकर थोड़ी हेल्प कर देता है मिसुरु की, जिससे मिसुरु को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली ही मेन क्लाक्सोसोर पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो पकड़ा भी जाता है। पर क्लाक्सोसोर उसे क्रश कर पाता फुटोसी और इकुनो बीच में आ जाते हैं और फिर बाकी लोग क्लाक्सोसोर के पैरों को काट देते हैं। इसलिए वो अपने हाथ को बढ़ाने लगता है हमला करने। यहाँ पर मिसुरु कोकोरो को कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो आखिर में तुम इसका अफसोस ही करोगी, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर कोकोरो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है तुम दूसरों पर रिलाई कर सकते हो, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो जैसे कि वो तुम पर करते हैं। तब हम उस फ्लैशबैक को देखते हैं जब हीरो ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों मिलकर पायलट करेंगे। पर जब मिसुरु इंजेक्शन लेकर वापस आया तब हीरो को इस प्रॉमिस के बारे में कुछ याद ही नहीं था। मिसुरु कहता है कि कभी किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, मुझे उस पर भरोसा करना नहीं था। तुमने प्रॉमिस ही क्यों किया जब तुम इसके बारे में भूलने वाले थे। कोकोरो कहती है कि वो समझ सकती है कि इससे मिसुरु को कितना दर्द हुआ होगा। उसने भी आज फुटोसी को बिट्रे किया है और उसके प्रॉमिस को भी तोड़ा है, तो अब अगर उसे कोई बिट्रे करता है तो वो किसी को कुछ नहीं कह पाएगी। कोकोरो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो एडल्ट नहीं है, उनसे गलतियाँ होती है, पर वो फिर भी हर किसी के साथ रिश्ता रखना चाहती है, उनके साथ हंसना चाहती है, उनके साथ रोना चाहती है। लास्ट में वो कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और वो अकेले जेनिस्टा को यूज करने की कोशिश करने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उसका ये कंडीशन और ना देख पाकर मिसुरु उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। इसके बाद दोनों एक साथ मिलकर जेनिस्टा को कंट्रोल करते हैं और फुटोसी की हेल्प से मिसुरु हेवी डैमेज भी कर पाता है एंड देन हीरो फिनिशिंग ब्लो देता है। पर वापस आने के बाद फुटोसी बड़े ही गुस्से में था कोकोरो को ऐसे सफर करवाने के लिए, पर इस बार मिसुरु डोज नहीं करता और हिट अपने ऊपर ही लेता है क्योंकि इसमें उसकी ही गलती थी। पर इसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो कोकोरो को हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फुटोसी इसके बाद रोने लगता है और कहता है कि मैंने कोकोरो से प्यार किया था। हीरो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तब ज़ीरो टू आकर कहती है कि चिंता मत करो, हम लोग मरते दम तक एक साथ ही रहेंगे। उसके बाद रात को जब मिसुरु वापस आता है वो अभी तक इतना तो समझ गया है कि ऐसी चीजें उनके बीच में होती रहेंगी, पर उन्हें एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना होगा। पर क्या वो हीरो को माफ कर पाएगा उसे नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जब कड़ी सर्दियां आ चुकी होती है और वो सभी लोग गार्डन आए हुए थे जहाँ पर वो सभी लोग बड़े हुए थे। ये एक पैरासाइट डेवलपमेंट फैसिलिटी है
और यहाँ पर एक लैब भी है जहाँ पर एक टेस्ट वगैरह किया जाता है। और आज वो सभी लोग लैब के अंदर पहली बार आ रहे हैं, पर हीरो कुछ बार पहले भी यहाँ पर आ चुका है क्योंकि वो पहले एक स्पेशल रिसर्च सब्जेक्ट हुआ करता था। नाना बताती है कि उन सबको यहाँ पर कुछ टेस्ट के लिए लाया गया है, पर उनके गार्डन में एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई है। वहाँ पर तब एक और स्क्वाड 9 भी आई हुई थी और 02 पहले उन्हीं के स्क्वाड के मेंबर हुआ करती थी। ये एक स्पेशल ग्रुप है जो कि डायरेक्टली एपी के कंट्रोल में आता है। उनका लीडर 9 बीटा बताता है कि तुम लोगों को पता तो होगा ना ये प्लांटेशन कहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। नाना स्क्वाड 13 को कहती है कि मैं तुम लोगों को इसके बारे में बाद में सब कुछ बता दूंगी। 9 बीटा फिर 0 को योटा कह रहा था और वो ये भी कहता है कि 02 एक आम ग्रुप में फिट हो गई, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। आखिर तुम लोगों ने उसे पालतू बनाया कैसे? इचिगो कहती है कि 02 उनमें से ही एक है। 9 बीटा कहता है कि लगता है वो तुम लोगों को पसंद करती है क्योंकि वो आमतौर पर इंसानों के साथ मिलकर नहीं रह पाती। इचिगो कहती है कि लगता है स्पेशल स्क्वाड को किसी ने तमीज नहीं सिखाई है, तुम लोगों से अच्छी तो 02 है। 9 बीटा हंसने लगता है और कहता है कि इसलिए 02 तुम लोगों के साथ है। और फिर वो इचिगो के हाथ पर किस करता है और जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हारे स्क्वाड के साथ मिलकर एक फाइट करना चाहूंगा। इसके बाद उन सभी के ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, पर ये बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट थे। हीरो तब उस बात को सोच रहा था जब वो 02 से बात करने गया हुआ था कि आखिर उसे परेशानी क्या है, आखिर वो कुछ कह क्यों नहीं रही। 02 कहती है कि चलो मुझे किस करो, और वो भी अभी के अभी। पर हीरो किसी वजह से डर जाता है और 02 रुक जाती है। अभी प्रेजेंट में 02 बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही होती है क्योंकि उसे पकड़कर टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। हीरो यहाँ पर गोरो को कहता है कि वो गार्डन चलकर नाओमी से बात करना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि उसे एक नया पार्टनर मिल चुका है, इसलिए बैन होने के बाद भी वो सभी लोग गार्डन चलते हैं। वो यहाँ पर बच्चों को देखते हैं और उन्हें अपना बचपन याद आ रहा था। हीरो ने इचिगो को एक बार कहा था कि बुक में एक हॉलिडे मिस्टर टो के बारे में लिखा गया है और शायद गार्डन में भी ऐसा एक ट्री है। उन्हें यहाँ से गए हुए बस 6 महीने ही हुआ है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ पर सालों बाद आ रहे हो। फिर वो यहाँ पर बच्चों के ऊपर हो रहे टेस्ट को भी देखते हैं और अभी यंग एज से ही उनके ऊपर इंजेक्शन का यूज किया जा रहा है। एक वर्कर उन्हें बताती है कि उन्हें इंजेक्शन इसलिए जल्दी देना पड़ रहा है क्योंकि क्लाक्सोसोर्स की संख्या बहुत ही जल्दी बढ़ती जा रही है। हीरो उनसे नाओमी के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है, पर वो कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है और कोई भी पैरासाइट जाने के बाद यहाँ पर कभी वापस नहीं आता है। फिर वो सभी वहाँ से चले आते हैं और उन्हें याद आता है कि जो बच्चे उनके साथ रहा करते थे वो भी कभी कभी गायब हो जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। इसके बारे में एडल्ट्स को पूछा जाता था पर वो कुछ भी बताया नहीं करते थे और अभी तक हीरो शायद समझ चुका है कि उनमें से कोई भी कभी एडल्ट नहीं बनेगा। फिर वो एक पेड़ को देखता है और उसे लगता है कि यही मिसल टो है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स भी आते रहते हैं। फिर वो जब वापस आ रहे होते हैं, कोकोरो पूछती है कि आखिर वो सभी आए कहाँ से। मीकू कहती है कि उन्हें पापा और बाकियों ने क्रिएट किया है। तब नाना उन्हें डांट कर अंदर ले आती है क्योंकि मना करने के बाद भी वो सभी गार्डन गए थे। अभी वापस आते समय 9 बीटा इचिगो को कहता है कि मैंने पहली बार किसी स्क्वाड को ऐसे डांट खाते हुए देखा है। आगे वो कहता है कि उसने सुना है कि डॉक्टर फ्रैंक्स ने टेस्ट के लिए स्क्वाड 13 को क्रिएट किया है, शायद इसी वजह से उन्हें इतनी ज्यादा आज़ादी है। आगे वो बताता है कि 02 कभी भी उनके साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। वो एक आम इंसान नहीं है, उसने इंसानों का मुखौटा पहन कर रखा है। उसी रात 02 अपने दांतों को चेक कर रही होती है जिसके बाद वो मिरर को तोड़ देती है गुस्से में। उसके बाद अगले दिन 5 मोह क्लास के क्लाक्सोसोर्स उनकी तरफ आ रहे थे, पर वो यहाँ पर कैसे पहुंचे इसके बारे में हाची और नाना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई भी क्लाक्सोसोर कभी एपियर ही नहीं हुआ था। क्या उन लोगों को समझ आ गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी बैटलफील्ड में जाने से पहले हीरो 02 में कुछ अलग नोटिस करता है। फिर 02 कहती है कि डार्लिंग चलो, इस बार हम लोग और भी ज्यादा क्लाक्सोसोर्स को मारेंगे। और बैटलफील्ड में जाने के बाद 02 बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रही थी। अब वो किसी की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी और हमला करे जा रही थी, जिससे बाकियों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जबकि ऐसे क्लाक्सोसोर्स को मारना बहुत ही ज्यादा इजी है। वो किसी तरह क्लाक्सोसोर्स को मारने में कामयाब तो रहते हैं, पर 02 का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बदल गया होता है। वो कहती है कि मुझे सभी क्लाक्सोसोर्स को मारना है ताकि मैं एक इंसान बन सकूं। और 02 के इस बर्ताव को देखकर सभी लोग थोड़े बहुत घबराए हुए थे। इसके बाद हीरो 02 से झील के किनारे बात करने के लिए आता है, जहाँ पर 02 अपने नाखून चबाए जा रही थी क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। और बस यही नहीं, उसके दांत, उसका सिंग, सब कुछ। 02 कहती है कि मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है, मुझे और भी क्लाक्सोसोर्स को मारना होगा, मुझे जल्दी करनी होगी और एक इंसान बनना होगा। हीरो पूछता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। वो जैसी है बिल्कुल परफेक्ट है। हीरो आगे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ, तुम ऐसी हो इसलिए, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें बिल्कुल भी चेंज होने की जरूरत नहीं है।
पहले मैं अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, पर अभी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मुझे तुमसे प्यार है ज़ीरो टू। ज़ीरो टू कहती है कि इसका मतलब क्या है, और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें इससे प्यार है? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किसके आगे और क्या क्या होता है। और वो किस करने लगती है। हीरो उसे रोकता है और कहता है कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ज़ीरो टू कहती है कि चलो अपना काम करो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारो और मुझे इंसान बनाओ, क्योंकि तुम आफ्टर ऑल मेरे लिए बस एक चारे हो। और ये सुनकर हीरो पूरा ही शौक रह गया था, क्योंकि हीरो उसे अपना पार्टनर समझता है पर वो हीरो को बस एक चारा समझती है। दूसरी ओर इचिको हाची और नाना को बात करता हुआ सुन लेती है, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि हीरो जब से ज़ीरो टू का पार्टनर बना है उसकी सोरोफिकेशन बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है और जल्दी हीरो को एक ह्यूमन कहा नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसके जेनेटिक बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएंगे। इसके बाद इचिको ज़ीरो टू से बात करने जाती है, जो अपने सामने हर शीशे को तोड़ रही थी, क्योंकि वो खुद को ऐसे और नहीं देख पा रही। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे ऐसे देखकर इचिको भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। तब हम उस समय को देखते हैं जब इचिको और नाइन बीटा बात कर रहे होते हैं। नाइन बीटा बताता है कि ज़ीरो टू को पार्टनर किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पार्टनर्स पर एक कर्स डाल देती है, जिससे कि उनकी लाइफ ड्रेन होती है और वो उसी पावर का यूज करके फ्रैंक्स को यूज करती है। और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वही बस इस दुनिया को बचाने की है। और इससे पहले उसके 100 से भी ज्यादा पार्टनर्स रह चुके हैं, पर 3 राइड से ज्यादा कोई भी उसके साथ नहीं कर पाया है। पर हीरो थोड़ा अलग है, पर अगर वो कंटिन्यू करता रहा तो वो जल्दी खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ज़ीरो टू को ऐसा लगता है कि वो जितने क्लाक्सोसॉर्ड्स को मारेगी वो इंसान बनने के उतनी ही करीब आएगी। और अभी प्रेजेंट में एक और बैटल में ज़ीरो टू का हाल बिल्कुल वही रहता है और वो पागलों की तरह हर तरफ चार्ज कर रही होती है। किसी के भी एक भी सुने बिना हीरो की भी वो बिल्कुल सुन नहीं रही थी। हीरो कहता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं बन सकती हो, तो ज़ीरो टू कहती है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो, तुम बस एक चारे हो तो चुपचाप मेरे काम लगो, क्योंकि एक चारे का बस यही काम होता है। तो मुझे अपनी जिंदगी दो ताकि मैं एक इंसान बन सकूं और मेरे रियल डार्लिंग से मिल सकूं। नाना यहाँ पर कह रही होती है कि सोरोफिकेशन बस अभी शुरू ही होगा और यहाँ पर हीरो को किसी और के थॉट्स दिखाई दे रहे होते हैं। हीरो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर उसे लग रहा था कि वो ये पहले सब कुछ देख चुका है। हाथों को जोड़ना, आंखों में दुनिया के लिए हेट्रेड भरे रहना, एक लड़की जिसकी स्किन रेड है और ब्लड ब्लू है, मुझे याद आ गया। और ज़ीरो टू कहती है कि मैं ही बेरुपया मॉन्स्टर हूँ।